बैक स्टोरी लित अपनी माँ की बाहों में बैठा था, जो अब उसकी बड़ी बहन को जोश से चूम रही थी। उनसे ईर्ष्या न हो इसलिए उसने अपना पसंदीदा काम करके अपना ध्यान भटका लिया। अपनी माँ के प्यारे स्तनों से दूध चूस रहा हूँ। चरमोत्कर्ष के बाद लिलित में स्पष्टता लौट आई और उसे एहसास हुआ कि वो किस स्थिति में थी। उसने पाया कि वो अपनी बेटी को पूरी भावना के साथ चूम रही थी और उसकी बेटी भी उसी उत्साह के साथ उसका जवाब दे रही थी। उसने अपने परिचित छोटे पिशाच को अपने स्तनों से दूध पीते हुए भी पाया। हालांकि वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी, फिर भी यह उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था। फिर भी उसने जल्दी ही इस शर्मिंदगी को छोड़ दिया और खुद को संभाला और अपने लिए अपने बच्चों की इस अंतरंग भावनाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद हफ 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 लूसी की तेज सांसें अंदर बाहर होती सुनी जा सकती थीं, जिसने राहत पाने के लिए चुंबन तोड़ दिया। चलो पहले पानी से बाहर निकलें प्रिय, फिर आगे बढ़ें। लिलित ने लूसी को उसके माथे पर एक चुंबन दिया और उसे कमर से पकड़ लिया और लित को अपनी बाहों में पकड़ लिया और पानी से बाहर आ गया। फिर उसने हवा के जादू से उन्हें और खुद को भी सुखा लिया। उसने लित को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका नितंब उसकी बाईं बांह पर टिका हुआ था और उसके हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। फिर लिलित ने अपना दाहिना हाथ लूसी के नितंब पर रखा और उसे उठा लिया। लूसी आश्चर्यचकित थी और उसे लग रहा था कि वह गिर जाएगी, इसलिए वह तुरंत सहारे के लिए अपनी माँ से चिपक गई। वो अब एक पेड़ पर चिपकी हुई कोआ की तरह लग रही थी। उसने अपने हाथ और पैर अपनी माँ के शरीर पर दाहिनी ओर से लपेट लिए। लिलित लित और लूसी को अपने ऊपर रखकर बाथरूम से बाहर निकली और उन्हें धीरे से बड़े बिस्तर पर रख दिया। लिलित ने लूसी को बीच में रखा। लित जो जानता था कि उसकी माँ क्या कर रही है, उसने अपनी बड़ी बहन के स्तनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। लूसी थोड़ी घबराई हुई थी, उसे विश्वास था कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लिलित अपने बेटे को देखकर खुश हो रही थी, जिसने शिकायत भी नहीं की कि उसे उससे दूर कर दिया गया है। वो अपनी बेटी को देखती थी और जानती थी कि वो घबराई हुई थी। उसने अपनी बेटी के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी हमेशा पढ़ने, लड़ने या ताकत हासिल करने के लिए दौड़ने में व्यस्त रहती थी। लगभग 500 साल हो गए हैं, वो उसके साथ इतनी अंतरंग थी। लित के जन्म से पहले लूसी और उसके साझा गले कभी कभार और चुंबन दुर्लभ थे और वे केवल उसके गालों या माथे पर ही किए जाते थे, क्योंकि लूसी बहुत शर्मीली थी और आसानी से शर्मिंदा हो जाती थी। लित के जन्म के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी उससे वैसे ही छूना चाहती थी जैसे उसने लित के साथ किया था, और इसलिए वो और अधिक हो गई सक्रिय। उसे आज एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी को बातचीत नहीं दी थी। जब उसने सुना कि उसकी बेटी उससे अपनी चूत में उंगली करना बंद नहीं करने के लिए कह रही है, तो उसने मन बना लिया और फैसला किया कि आज वो उन दोनों को सिखाएगी। लिलित इतनी मजबूत और स्वतंत्र थी कि वो स्वाभाविक रूप से बहुत गौरवान्वित थी। ड्रैगन अपने बारे में जो महसूस करते थे, उससे कहीं अधिक वह गर्व के साथ पैदा हुई थी। उसने वास्तव में कभी किसी की परवाह नहीं की और केवल अपनी परवाह की। वो मजबूत होने लगी। जिसने भी उसके साथ परेशानी की, उसे कुचल दिया और शीर्ष पर पहुंचना शुरू कर दिया। उनकी आत्मीयता सभी तत्वों के प्रति थी। उसकी यात्रा के दौरान कई लोगों ने उसका फायदा उठाने या उससे प्रेमालाप करने या सीधे उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से उस समय पिशाच जाति के एक सम्राट पद द्वारा उसकी रक्षा की गई। ये कबीले फ्रेनिर की काउंटेस थी। इस प्रकार उसके संरक्षण में लिलित और अधिक मजबूत हो गई और अंततः उसने तत्कालीन पिशाच जाति के सर्वोच्च को मार डाला और उसकी जगह ले ली। ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहता था।
उसे ऐसी बातों से घृणा थी और वो हर पुरुष से घृणा करती थी। उसके सहयोगी के रूप में केवल एक ही व्यक्ति था और वो काउंटेस थी। उसे काउंटेस की भी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि काउंटेस उसे केवल इसलिए अपने साथ ले गई थी ताकि उसे अधिक लाभ मिल सके। यह उसके लिए बहुत स्पष्ट था क्योंकि काउंटेस ने वास्तव में बिल्कुल वैसा ही किया था। उसने उसे अपनी दत्तक पुत्री घोषित कर दिया और राजा से उसे बहुत लाभ मिला। बाद में उसने अपनी बेटी और राजा के बीच विवाह की व्यवस्था करने की कोशिश की, जिससे लिलिथ क्रोधित हो गई। कोई नहीं जानता था कि लिलिथ कितनी ताकतवर थी क्योंकि उसने कभी किसी को अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन उस दिन उसने कबीले फ्रेनिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पिशाच राजा के पास गई और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने स्रोत की ओर देखा तो वो एक मादा पिशाच थी जिसने एक बच्चे को गोद में ले रखा था। वो उससे बहुत दूर थी लेकिन लिलिथ की सारी इंद्रियां बढ़ी हुई थीं। उसने उन महिलाओं की ओर देखा जो उसके बच्चे को धीरे और प्यार से देख रही थीं और उसे एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये किसी से प्यार करने और उसकी परवाह करने की इच्छा का पहला एहसास था, लेकिन उस समय लिलिथ को इसके बारे में पता नहीं था। उसने गुस्से में वैम्पायर किंग की हत्या कर दी और फिर नई वैम्पायर क्वीन का पद ले लिया। फिर वह दुनिया में अधिक बाहर जाने लगी। इस पूरे समय वह और अधिक मजबूत होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब वह वास्तव में मजबूत हो गई थी, तो वह अपने इस अजीब एहसास के बारे में और अधिक जानना और जानना चाहती थी। पिशाच रानी फिर नश्वर दुनिया में चली गई और दुनिया भर में घूमती रही। उसके घूमने से संसार को कष्ट हुआ। नई वैम्पायर क्वीन की शक्ति का एहसास हुआ। कुछ समय के लिए पूरी दुनिया अराजकता में थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिशाच रानी एक भावना का पता लगाना चाहती थी। घूमने के उन वर्षों के दौरान वो एनीईटी लूसिफेर और मेजिन, जो अब ड्रैगन महारानी हैं, और एगेलिया ग्रेस, जो अब एल्वेन क्वीन हैं, से परिचित हुई। ये तीनों अभी तक सर्वोच्च नहीं थे, लेकिन बाद में अनुभवों की एक श्रृंखला के माध्यम से वे एक हो गए। उन्हें वैम्पायर क्वीन का समर्थन प्राप्त था जिसने दुनिया को आतंकित कर दिया था और उनके लिए सर्वोच्च रैंक बनना आसान था। उस समय डेमन और एल्वेन जाति के लिए कोई सर्वोच्च पद नहीं था और इसलिए लूसिफेर और एगेलिया के लिए एक बनना अपेक्षाकृत आसान था। लूसिफेर सर्वोच्च रैंक नहीं बनना चाहता था और केवल इधर उधर भटकना और एनीईटी बनना चाहता था। वह काम नहीं करना चाहती थी। वो एक बिगड़ैल बच्ची थी। उसके दादा देवदूत जाति के सर्वोच्च पद पर थे और वो हमेशा उसे मजबूत होने और स्वतंत्र होने के लिए परेशान करते रहते थे। वो दिन रात उसे परेशान करने वाले बूढ़े आदमी से नफरत करती थी। उसने उसे ढीला भी नहीं पड़ने दिया। वो किसी तरह सम्राट पद तक पहुंची और घर से भाग गई ताकि वो इधर उधर आराम कर सके, लेकिन अफसोस, वो पिशाच रानी से मिली। वैम्पायर क्वीन ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई देहाती लड़का आखिरकार एक शहर में पहुंच गया हो और चारों ओर देख रहा हो और किसी भी चीज और हर चीज से आश्चर्यचकित हो रहा हो। लिलिथ इस बात से आश्चर्यचकित थी कि लूसिफेर जैसा मूर्ख व्यक्ति इतना मजबूत कैसे बन सकता है, और उसने उसमें रुचि ली। लिलिथ से परिचित होने के बाद लूसिफेर को ये बात सताती रही कि उसका बूढ़ा आदमी उसे कैसे परेशान करता रहता है। तब लिलिथ ने लूसिफेर से कहा कि यदि वह सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाती है, जो अब केवल एक कदम दूर है, तो वो अपने बूढ़े व्यक्ति से छुटकारा पा सकती है और जितना चाहे इधर उधर घूम सकती है। गूंगे और भोले भाले लूसिफेर ने सोचा कि इसका कोई मतलब है और उसने लगभग 1,00,000 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। वो लिलिथ और उसके बूढ़े आदमी एलेक्स पलाडिन को दिन रात कोसती रहती थी। यह एक कदम था, सर्वोच्च रैंक बनने की दिशा में एक खूनी कदम। फिर भी इसमें इतना समय लग गया। अंततः
वो अपने दादा और दोस्त लिलिथ की मदद से सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। वो अब इधर उधर आराम करना चाहती थी और वास्तव में लिलिथ और अपने बूढ़े आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। एलेक्स का दिल नर्म हो गया। वह जानते थे कि उनकी पोती ने सचमुच कड़ी मेहनत की है, इसलिए उसने उसके रहने के लिए एक जगह बनाई। अब जब वह दानव जाति की सर्वोच्च पदवी बन गई और पूरी जाति उसके अधीन हो गई, तो उसने रसातल की 666वीं मंजिल और नरक की 9वीं मंजिल के बीच में जगह बना ली। उसने उससे पूछा कि वो अपनी जगह कैसी चाहती है, और लूसिफर केवल लिलिथ के महल या उसके बूढ़े आदमी के महल में ही गया था। वो स्वर्गीय महल की पवित्र और राजसी आभा के कारण उससे बहुत नफरत करती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे लिलिथ जैसा ही दिखने वाला महल चुन लिया। एलेक्स ने एक अच्छे दादा की तरह चुड़ैलों की मदद से उसके लिए वह महल बनाया, और उसने अवचेतन रूप से गॉथिक महल में कुछ पवित्र और राजसी आभा जोड़ दी। महल लिलिथ के महल के समान था, लेकिन वैसा नहीं था। लूसिफर ने खुद को अपने महल में एकांत में रखने का फैसला किया और लंबे समय तक बाहर नहीं निकली। बाद में दानव जाति में उत्पन्न समस्याओं के कारण उसके बूढ़े आदमी ने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया था, और वह एक अच्छी दोस्त की तरह उसके साथ खेलने के लिए अहम की मदद लेने के लिए लिलिथ के पास गई थी। उसे अपने दोस्त की याद आती है, और अरे तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। लिलिथ ने उसे सलाह दी कि उसे सारा काम अपने अधीनस्थों पर डाल देना चाहिए, इसलिए उसने 7 पापों को अधिपति बना दिया। लिलिथ के कारण उसने 2 और दोस्त बनाए, और उसके दिन लिलिथ, मेजिन और एगेलिया के साथ आराम करते या खेलते हुए बीतते थे। इसके बाद लिलिथ की मुलाकात कई उतार चढ़ावों और संयोगों के माध्यम से मेजिन और एगेलिया से हुई। एगेलिया बाद में लिलिथ और लूसिफर के सहयोग से एल्वेन क्वीन बन गई। लूसिफर ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया और बस इधर उधर घूमता रहा। उसके अधीनस्थ ही सभी आवश्यक कागजी काम करते थे। इस प्रकार दानव जाति और पिशाच जाति की मदद से वो एक सर्वोच्च पद और एल्वेन रानी बन गई। मेजिन का मामला थोड़ा पेचीदा था। सर्वोच्च पद के लिए कोई खाली पद नहीं था, क्योंकि उस पर ड्रैगन सम्राट डागासी का कब्जा था। कई बदलावों के माध्यम से और दानव जाति, पिशाच जाति और एल्वेन जाति के समर्थन से वह ड्रैगन की एक और सर्वोच्च रैंक बन गई। डागासी एक प्रतिस्पर्धी के प्रति बहुत अनिच्छुक था, और कई उच्च अधिकारी भी एक और सर्वोच्च रैंक नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें विभाजित होना पड़ता था और महाद्वीप में अराजकता के कारण अच्छा आराम करने का मौका नहीं मिलता था। ड्रैगन को अपने क्षेत्र में अपने खजानों पर सोना पसंद था, और यदि आवश्यकता न हो तो वे काम भी नहीं करते थे। इस प्रकार कई लोगों ने दूसरे सर्वोच्च पद को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन सभी आपत्तियां व्यर्थ थीं। वैम्पायर क्वीन ने कहा कि अगर किसी ने मेजिन के आरोहण में बाधा डालने की हिम्मत की, तो वे उसे दुश्मन बना देंगे। हालांकि उसने जो आतंक और अराजकता पैदा की थी, वो उनके लिए बिल्कुल ताज़ा थी। ड्रैगन एक घमंडी प्राणी थे। वे किसी बाहरी व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते थे, और वह भी एक खून चूसने वाले पिशाच की। वे भूल गए कि यह एक सर्वोच्च रैंक का अस्तित्व था, जिसने पिशाच जाति के पूर्व सर्वोच्च रैंक को मार डाला और खुले तौर पर घोषणा की कि वे मेजिन को सर्वोच्च रैंक नहीं बनाना चाहते थे। दगासी ने भी यही किया। अन्य जातियां शांत रहीं, और अन्य जातियों के सर्वोच्च रैंक भी शांत रहे। तो क्या हुआ अगर कोई और सर्वोच्च पद जुड़ गया? वे पहले से ही बहुत दुर्लभ थे, और ऊपर से अगर कुछ और लोग जुड़ते हैं, तो कम से कम उनके पास बात करने और अपनी बोरियत कम करने के लिए और लोग होंगे। दुनिया इतनी बड़ी है, और अगर 10,000 सर्वोच्च रैंक भी हों तो भी ये दुनिया की भूमि को साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ड्रैगन स्पष्ट रूप से आलसी बेवकूफ थे, जो काम नहीं करना चाहते थे और मूर्खतापूर्वक सर्वोच्च पद को चुनौती दी।
उस समय कोई गूंगा तरीके की पत्रिका नहीं थी, वरना पूरी जाति का नाम इसमें जोड़ दिया गया था। इस प्रकार लिलिथ को इतिहास में सबसे मजबूत पिशाच और दुनिया में सबसे मजबूत प्राणी के रूप में जाना जाने लगा। कोई भी सर्वोच्च पद किसी दूसरे को इस तरह पीट पीट कर अधमरा नहीं कर सकता। दुनिया को यह नहीं पता था कि लिलिथ कोई सर्वोच्च पद पर नहीं थी और उसका छोटा सा रहस्य केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही पता था। डागासी, जिसने अपनी मुट्ठी का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उनमें से एक थी और उसके 3 दोस्त और एलेक्स थे। लूसिफर चुप नहीं रह सका और लिलिथ के बारे में गपशप करने के लिए एलेक्स के पास गया और उसे ये रहस्य बताया। बाद में उसे उससे बहुत मार पड़ी। संसार में सर्वोच्च श्रेणी के प्राणी देवता थे और उनके ऊपर एक गुप्त वर्ग था जिसे बहुत से लोग नहीं जानते थे। ये देवत्व की ओर आरोहण था। गुप्त वर्ग को लेजेंडरी रैंक कहा जाता था। सर्वोच्च पद से एक पद ऊपर, सुप्रीमो को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि सम्राट के दायरे से ऊपर उठने के बाद शरीर, आत्मा और आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब भी कोई सर्वोच्च पद पर चढ़ता है तो दुनिया में थोड़ा बदलाव आता है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट के उदाहरण से समझा जा सकता है। इसके कारण दुनिया बदलती है और विस्फोट सभी को दिखाया जाता है और यह एक प्राकृतिक घटना है। किसी देवता पर आरोहण भी एक प्राकृतिक घटना है और इस प्रकार दुनिया में बदलाव होता है। सम्राट पद से सर्वोच्च पद तक जाने के लिए संसाधनों की नहीं, संसार के स्वरूप को जानने समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सब कुछ व्यक्ति की समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार लूसिफर को इसके कारण लगभग 1,00,000 वर्षों तक दिन ब दिन अपनी मेहनत करनी पड़ी। उसका मूर्ख स्वभाव चीजों को आसानी से समझ नहीं पाता था और इसलिए उसने लिलिथ और अपने बूढ़े आदमी की मदद ली। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन दिन रात उसने सिर्फ इसलिए काम किया ताकि वह बाद में आराम कर सके। मेजिन और अगालिया चतुर लोग थे और उन्हें उसकी तरह बहुत अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनका समय भी लूसिफर के समय का आधा था। गुप्त वर्ग तब देवता से सच्चे देवता तक आरोहण था। यह एक ऐसा रहस्य था जो लगभग किसी को नहीं पता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर दुनिया आपको चाहेगी तो वो इसमें आपकी मदद करेगी, वरना आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता। इतिहास तक केवल 3 ही ऐसे अस्तित्व थे, उनमें से एक लिलिथ है। इस विषय पर बाद में और अधिक जानकारी। लिलिथ इन रोमांचकारी और अन्वेषण के दिनों में वास्तव में उस कारण को भूल गई कि वह बाहर क्यों घूम रही थी। उसकी 3 सहेलियों के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी उद्देश्य के लिए दुनिया में घूम रही थी, न कि उसे आतंकित करने के लिए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क टॉक लिलिथ ने लगभग 5,00,000 वर्षों तक दुनिया को आतंकित किया और घूमता रहा। इस अवधि को लिलिथ के युग के रूप में कहा जाता था क्योंकि उसने बहुत अधिक आतंक पैदा किया था और उसके कारण अराजकता हुई थी। ड्रैगन का 10वां हिस्सा नष्ट हो गया। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और इसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता था। सबसे बुरी बात तो ये है कि ड्रैगन का निधन सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण कारण से हुआ। इन्हीं वर्षों के दौरान उसकी मुलाकात लूसिफर, मेजिन और एगेलिया से हुई। उनके साथ समय बिताने और उन्हें सर्वोच्च पद पर आसीन करने के बाद लिलिथ को एहसास हुआ कि वो उस कारण को भूल गई थी कि वो पहले स्थान पर क्यों घूम रही थी। इस प्रकार 10,000 साल पहले लिलिथ ने एक बार फिर इस भावना की खोज की, लेकिन ये काम गुप्त रूप से किया। दुनिया धीरे धीरे ठीक हो गई। मृत लोगों, कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को पुनर्जीवित किया गया और उनमें से अधिकांश का पुनर्जन्म हुआ। कुछ पुनर्जन्म वाले लोगों की यादें बरकरार रहीं और उन्होंने लिलिथ का आतंक हर जगह फैलाया। लिलिथ के हटने के बाद धीरे धीरे अराजकता खत्म हो गई और दुनिया को बहुत जरूरी शांति मिल गई। इन 10,000 वर्षों में लिलिथ को एहसास हुआ कि भावना क्या थी और वो वास्तव में क्या करना चाहती थी।
वो चाहती थी कि कोई उन्हें प्यार करे, उनकी देखभाल करे और उनकी रक्षा करे। वो एक परिवार की गर्माहट महसूस करना चाहती थी। इस प्रकार उसने अपनी 3 सहेलियों से इन भावनाओं के बारे में चर्चा की। इन 10,000 वर्षों में वे कई बार मिले और एक बार लूसिफेर ने मजाक में कहा कि लिलिथ को उसे गोद ले लेना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद एगेलिया और मेजिन ने उसे पकड़ लिया और उसके भयानक मजाक के लिए लिलिथ द्वारा कुछ घंटों तक उसकी पिटाई की गई। इन चारों महिलाओं में एक बात समान थी, उन्हें ये पसंद नहीं था कि वे अपने अंडों को एक ऐसे आदमी से निषेचित करवाएं जिससे वे प्यार भी नहीं करती थीं। लेकिन उन्हें परिवार शुरू करने में किसी तरह लिलिथ की मदद करनी थी। इस प्रकार उन्होंने चुड़ैलों की रानी माँ से संपर्क किया। चुड़ैलों की रानी माँ फ्लोरेनिया रेन ने उन्हें कुछ उपकरण दिए। एक वीर्य संरक्षण का उपकरण था, एक आदमी को रोकना और उसे इस तरह से पनगु बना देना कि केवल उसके स्वस्थ बीज ही बाहर आएं और उसके पास वीर्य संग्रह की प्रक्रिया के दौरान अपने बीजों का विरोध करने या उन्हें बदलने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक आखिरी उपकरण था जो गर्भाधान कराने में मदद करता था। उसने उन्हें गोलियां भी दीं जो जन्म से पहले और बाद में लेनी होती थीं। ये सभी प्रक्रियाएं कुंवारी महिलाओं को अपना कौमार्य खोए बिना बच्चे को जन्म देने में मदद करेगी। फ्लोरेंस के पास ऐसी प्रक्रिया क्यों उपलब्ध थी? ये सरल था। कई चुड़ैलों को भी अपने अंदर एक आदमी को रखना पसंद नहीं था। उन्हें केवल अपनी परवाह थी। डायन जाति की जन्म दर में गिरावट आ रही थी और इस प्रकार फ्लोरेनिया ने डायन जाति को जारी रखने में मदद करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई। अब जनसंख्या स्थिर दर से बढ़ रही थी। लिलिथ और एगेलिया ने फैसला किया कि वे एक परिवार शुरू करेंगे। डायन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अगालिया को लगा कि यह उसके लिए अच्छी बात है। वो चिंतित थी कि उसे अपना वंश जारी रखने के लिए वास्तव में किसी से शादी करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर मेजिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे वास्तव में परिवार शुरू करने की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने खजाने से प्यार करती थी और उसके पास समय बिताने के लिए दोस्त भी थे, इसलिए उस समय उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। लूसिफेर, खैर वह लूसिफेर थी। किसी ने भी उनसे इस विषय के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि तीनों महिलाओं को पता था कि उन्हें इस पारिवारिक चीजों की परवाह नहीं है और वे केवल इधर उधर घूमना चाहती थीं और NEET प्रमाणित होना चाहती थीं। यदि उसका व्यवहार बाहरी दुनिया को पता चल जाता तो वो निश्चित रूप से दुनिया भर के सभी NEET की देवी बन जाती और उनके द्वारा पूजी और सम्मानित की जाती। तो लगभग 1000 साल पहले एगेलिया और लिलिथ को अपने अंडों को निषेचित करने के लिए 2 अच्छे उम्मीदवार मिले। चुड़ैल रानी माँ ने कहा कि उसके औजारों का उपयोग करने के कारण पुरुष के पक्ष की कोई विशेषता नहीं होगी और बच्चा चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसमें माँ के समान सभी गुण होंगे। उन्होंने कहा, जब तक वीर्य स्वस्थ और शक्तिशाली है तब तक किसी भी पुरुष का उपयोग किया जा सकता है और उनकी रैंक ज्यादा मायने नहीं रखती है। लिलिथ और एगेलिया कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने 2 सर्वोच्च रैंक के प्राणियों का अपहरण कर लिया, उनके बीज एकत्र किए, पहले उनके अंडों को निषेचित किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह सफल रहा, उन दोनों को मार डाला। ठीक इसी तरह 1000 साल पहले 2 सर्वोच्च रैंकों की हत्या कर दी गई और किसी को पता भी नहीं चला। जो व्यक्ति बच्चे को जन्म देने वाला होगा वो जितना मजबूत होगा, गर्भावस्था की अवधि उतनी ही लंबी होगी। लिलिथ 2 बच्चे पैदा करना चाहती थी, चाहे वो किसी भी लिंग का हो और एगेलिया को सिर्फ एक से ही कोई दिक्कत थी। लिलिथ ने उस आदमी के वीर्य की कुछ शीशियां इकट्ठा की और उसे जमा कर लिया ताकि वह दूसरी बार गर्भवती होने के लिए इसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। अगालिया एक सर्वोच्च रैंक और एक योगिनी होने के कारण आमतौर पर लंबे समय तक गर्भधारण करती थी, उसे जन्म देने में 300 साल लग गए।
उसने एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम एलिया रखा। लूसीफर जब अगालिया को बधाई देने आए तो उसने मजाक में कहा कि उसका नाम रखने का अंदाजा खराब है क्योंकि उसने अपने बच्चे को सिर्फ एक ऐसा नाम दिया है जो उसके नाम से लिया गया है। इस बार ये लिलिथ और मेजिन थे जिन्होंने लूसीफर को पकड़ रखा था और अगालिया ने उसकी गांड मारी थी। लिलिथ की गर्भावस्था को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। लूसी को जन्म देने में उसे 500 साल लग गए। आखिरकार वह लेजेंडरी रैंक की थी। 500 साल लंबा समय कोई मजाक नहीं है। एक सामान्य नश्वर परिवार में इस बीच कम से कम 5 पीढ़ियां हो सकती हैं। जब लूसी ने अपना जादुई मूल जगाया तो उसने पागलों की तरह प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और इस तरह लिलिथ को लगा कि ये दूसरे बच्चे का समय है। इस प्रकार 500 वर्ष बाद लिथ का जन्म हुआ। कुल मिलाकर उसने वास्तव में कभी भी किसी पुरुष की बात को अपने अंदर नहीं लिया और वह वास्तव में नहीं जानती थी कि यह कैसा महसूस होता है, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। वो लूसीफर, मेजिन और एगेलिया की तरह 5 लाख वर्ष से अधिक पुरानी थी। इस पूरे समय उसकी सेवा में केवल महिलाएं ही थीं। उसकी महल की नौकरानियां अधिकांश समय अपने मुंह और उंगलियों से उसकी सेवा करती थीं। जो नौकरानी गाड़ी को व्यापारी जिले तक ले गई, उसका नाम फ्रेया वुड्स था और वह सबसे लंबे समय से उसकी सेवा कर रही थी। लिलिथ ने लूसीफर, मेजिन और एगेलिया के साथ भी ये काम किए। लूसीफर यह महसूस करने के बाद कि यह कितना अद्भुत था, समय समय पर लिलिथ के साथ खेलने के लिए आता था। चारों महिलाएं समय समय पर मिलती थीं और एक दूसरे के साथ हार्दिक बातचीत और फोरसम करती थीं। लूसीफर इंटरनेट पर देखकर कुछ खिलौने भी लाया। उनका उपयोग केवल उस पर किया गया था और अन्य 3 महिलाओं ने इसे लगाना पसंद नहीं किया। फिर भी उसने इसका आनंद लिया और अन्य तीनों को बताया कि वे अच्छी चीजें खो रही हैं। इस प्रकार उस समय तक समय बीतता रहा जब तक कि लूसी का जन्म नहीं हुआ और लिलिथ के पास परिवार के रूप में बुलाने के लिए कोई नहीं था। फिर लिथ का जन्म हुआ और वो वास्तव में अपने 2 बच्चों के साथ पूर्ण महसूस कर रही थी। उन्हें आखिरी बार मिले और बात किए हुए 6 साल हो गए थे। जब लिथ का जन्म हुआ तो उन्होंने आकर उसे बधाई दी। जब वो उसे जन्म दे रही थी तो वे मौजूद थे। वे बधाई देने के बाद चले गए और लिथ उनसे कभी नहीं मिल पाया। लूसी और एलिया के जन्म के समय भी महिलाएं मौजूद थीं। वे बहुत घनिष्ठ मित्र थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। यहाँ तक कि आलसी लूसीफर ने अपने बच्चे के जन्म के दौरान विशेष रूप से लिलिथ की देखभाल करने के लिए अपना सोफा छोड़ दिया। वर्तमान में वापस लिलिथ घबराई हुई लूसी को देख रहा था और लिथ भी, जो लूसी के स्तनों को सहला रहा था। वह धीरे से उठी और सीधी बैठ गई। लूसी ने असमंजस में अपनी मां की ओर देखा और लिथ ने भी वैसा ही किया। वो क्यों उठी? उन दोनों ने सोचा। फिलहाल तीनों नग्न थे। बेबी, मां की गोद में आ जाओ। लिलिथ ने लिथ की ओर देखा और धीरे से कहा। लिथ को नहीं पता था कि उसकी मां ने उसे अचानक क्यों बुलाया, लेकिन फिर भी वह चला गया। लूसी भी ये देखकर उठी कि उसकी मां अब उसके छोटे भाई को गोद में लेकर उसके सामने बैठी थी। वह भी उसका सामना कर रहा था। प्रिया, मैं वास्तव में आपको कुछ मामलों के बारे में बातचीत देना भूल गया। कृपया मां को इसके लिए क्षमा करें, लिलिथ ने धीरे से कहा। लिथ को एहसास हुआ कि उसे अचानक क्यों बुलाया गया। ऐसा लगता है कि उसकी मां बातचीत करने जा रही थी। लूसी को समझ नहीं आया कि उसकी मां अचानक माफी क्यों मांग रही है, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, माफ मत करो मां। मुझे नहीं पता कि बातचीत का मतलब क्या है। बेबी, मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में भी सिखाऊंगा और तुम्हें बातें बताऊंगा। तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, इसलिए यदि तुम कुछ चीजें नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं। तुम ऐसा कर सकते हो, बाद में माँ से दोबारा पूछो।
जब तुम बड़े हो जाओ और अगर तुम इसके बारे में भूल जाओ, तो तुम माँ से वही बात दोबारा दोहराने के लिए कह सकते हो, ठीक है? लिलित ने धीरे से लित से कहा और उसके गालों को चूम लिया। लित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे। उसकी माँ बहुत देखभाल करने वाली थी, लेकिन जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ उसे बोलने के लिए तैयार हो गई थी भगवान के लिए। उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और बस सिर हिलाया और उसकी पीठ को चूमा। लिलित ने उसके पैर खोले और उसे एम आकार में फैलाया और उसने लूसी को अपने पास आने और उसी स्थिति में आने के लिए कहा। स्थिति में उसने अपने पैर बंद कर लिए और फिर से कमल की स्थिति में बैठ गई और लित उसकी बाईं जांघ पर बैठ गया। वह बगल में बैठा था और उसे अपनी माँ के सुंदर स्तनों और चेहरे का दृश्य दिखाई दे रहा था और उसकी बहन की गुलाबी दरार और बाकी का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। शरीर का उसकी पीठ बिस्तर के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थी और उसके पैर एम आकार में थे, जिससे उसकी चूत का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने उसे बताया था। ऐसी स्थिति में उसे बैकरेस्ट की आवश्यकता नहीं थी, वो ऐसी स्थिति में स्थिर रहने के लिए काफी लचीली और फुर्तीली थी। उसने लित को उन दोनों के बीच में एक तरफ बैठने के लिए कहा। अब उसे अपनी माँ और बहन के शरीर और उनके सुंदर बाल रहित निचले होठों का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। महिलाओं के पास विभिन्न क्षेत्रों में आनंद के स्थान होते हैं और उन आनंद के स्थानों को ट्रिगर करने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत होती है। और 13 लिलित और लूसी, दो चांदी के बाल और बैंगनी आंखों वाले भाई बहन, अपनी माँ की आकर्षक छवि को देखते थे और स्पष्ट रूप से शर्मा जाते थे। वे दोनों वस्तुतः अपनी माँ की तरह ही दिखते थे, लेकिन फिर भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उनकी माँ बहुत सुंदर थी और ऊपर से वह जिस मुद्रा में थी, उससे वह बहुत अधिक सेक्सी लग रही थी। वह बिस्तर के पिछले हिस्से पर अपनी पीठ टिकाकर बैठी थी और उसने अपने पैर चौड़े कर रखे थे, इतना चौड़ा कि उसके गुलाबी निचले होंठ थोड़े खुल गए। इस मुद्रा के साथ साथ उसकी मात छवि के बिल्कुल विपरीत उसकी मोहक और मनमोहक आवाज ने दोनों अनुभवहीन कुंवारियों को शर्मिंदगी से कांपने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि मोटी चमड़ी वाला लित भी शर्मिंदगी से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस कर सकता था। उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई अपनी माँ की ओर आंख उठाकर देखने की। लिलित ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और अपने बच्चों के प्यारे चेहरों को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। वो इसके हर पल का आनंद ले रही थी। उसने उन्हें गौर से देखा, इस उम्मीद से कि ये दृश्य उसके दिमाग में अंकित हो जाएगा और यह हमेशा याद रहेगा। लित ने शीघ्र ही अपने सपने को साकार करके स्वयं को संयत किया। यह सही है, अब तक उसका सपना अपनी बड़ी बहन और माँ दोनों के साथ बिस्तर पर रहना था। यह आधिकारिक तौर पर पहला कदम था। फिर उसने अपनी बड़ी बहन का इंतजार किए बिना अपनी चाल चली। लित अपनी माँ के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके स्तन से दूध चूसना शुरू कर दिया और अपने एक हाथ से उसके दूसरे निपल को भींच लिया। उसका दूसरा खाली हाथ नीचे की ओर उसकी माँ के गुप्त बगीचे की ओर चला गया। लिलित अपने बेटे को अपनी बेटी पर बढ़त लेते देख आश्चर्यचकित रह गई। अपने निचले क्षेत्र में उसका स्पर्श महसूस करके वो हौंफने लगी। अपने निचले होठों पर उसके स्ट्रोक महसूस करके वो तुरंत गीली हो गई। यह उसके लिए बहुत रोमांचक था। उसने अपने बेटे का चेहरा पकड़ लिया और उसे जोर जोर से चूमने लगी। लित ने अपनी माँ को चूमा, उसके एक स्तन को मसला और अब उसकी भगनासा को 2 उंगलियों से रगड़ रहा था। महफम नग्न उसकी माँ की दबी दबी कराह उसके कानों में पड़ी। लूसी ने अपनी माँ और भाई को जोश से चूमते हुए देखा और उसे याद आया कि कुछ क्षण पहले उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा ही कर रही थी। ये याद कर वो शर्मा गई। उसे कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था।
लित ने चुंबन तोड़ दिया और उसके और लिलित के होठों के बीच लार से बना एक पुल बन गया। उसने उसकी चूत को रगड़ना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बहन के पास चला गया। लिलित उसे इस तरह चले जाते देख थोड़ा निराश हुआ। लित अपनी बहन के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अपने भाई की बात सुनकर लूसी शर्मा गई, लेकिन उसने प्यारे अंदाज में सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो रंगकर अपनी माँ के पास आई और उसके पीछे बैठ गई। फिर उसने अपनी माँ को अपनी छाती में समायोजित कर लिया, जिससे उसकी गर्दन उसकी दरारों के बीच में आ गई और उसने अपनी माँ की कमर को पकड़ लिया। उसके पैर उसकी माँ की तरफ थे। फिर उसने लित की ओर सिर हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि उसने वही किया जो उसने कहा था। लित रंगकर अपनी माँ की ओर आया। लूसी लित को देखते हुए लिलित के पास आती है, अपने पैरों को अपने हाथों से थोड़ा चौड़ा कर देती है। लित अब लिलित के सामने थी। फिर उसने अपनी बहन की ओर सिर हिलाया। लिलित अपने बच्चों को अपने शरीर के साथ अपनी चीजें करते हुए देखकर खुश थी। उसने नहीं सोचा था कि उसके बच्चे उसे संभालने के लिए मिलकर काम करेंगे। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये दोनों उसके साथ क्या करने वाले हैं। उत्तेजना के मारे उसकी चूत से हल्की हल्की लार टपकने लगी। वो मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए बोली, कृपया अपनी बेचारी बूढ़ी माँ, मेरे बच्चों को शांत करो। लित के कान थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसके चिढ़ाने के कारण उसके चेहरे पर कोई लक्षण नहीं दिखे। दूसरी ओर लूसी शर्मा गई और उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक लाल हो गया था। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और अपनी माँ के कान को कुतरना शुरू कर दिया। लित अपनी माँ के मीठे हनीपोट की ओर चला गया। उसने उसकी चूत को चाटा। इससे वो थोड़ा उत्तेजित हो गया। कुछ वर्जित करने का एहसास और वर्जित रस का स्वाद निश्चित रूप से रोमांचकारी था। वो उसे और अधिक चाटने लगा और उसकी भगनासा पर अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। लिलित ये भली भांति जानती थी कि क्या होने वाला है, फिर भी उत्तेजना से कांप उठी जब उसने महसूस किया कि उसके बेटे उसे चाट रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी बेटी उसके कान कुतर रही है। लित के चाटने और उसके द्वारा उसकी अब संवेदनशील भगनासा को रगड़ने को महसूस करते हुए वह कराह उठी और उसने लित के चांदी के बालों को हल्के से पकड़ लिया और उसे थोड़ा और गहराई तक धकेल दिया। लूसी ने अपनी माँ के हाव भाव को देखकर समझ लिया कि समय सही है। उसने अपने कान खोल दिए और अपना मुंह थोड़ा सा खोला और अपने क्रूर पिशाच नुकीले दांत दिखाए। इसके बाद उसने अपनी माँ की गर्दन पर काटा और खून पीना शुरू कर दिया। ओह! लिलित कराह उठी और जब लूसी ने उसकी गर्दन पर काटा तो उसका शरीर खुशी से झूम उठा। लित को पता था कि यह उसकी बहन कर रही है और उसने मौके का फायदा उठाकर तुरंत अपनी 2 उंगलियां अपनी माँ की चूत में डाल दी। आह! लिलित का शरीर एक बार फिर झटका खा गया। उसकी पीठ झुक गई और उसने अपना सिर अपनी बेटी के कंधों पर रख दिया। उसकी आंखें कुछ पीछे की ओर घूम गईं। लूसी ने अपनी माँ के स्तन पकड़ लिए और उन्हें मसलने लगी। फिर उसने अपने निपल्स को पकड़कर बाहर की ओर खींचा। दूध हर जगह बिखर गया और मम। आह! लिलित कांपने लगी और थोड़ा जोर से कराहने लगी। लित के बाल अस्त व्यस्त थे। उस पर दूध लगा हुआ था और उसकी माँ ने उसके बाल फैलाकर उसे और भी गंदा कर दिया था। उसने इसका बुरा नहीं माना और अपनी उंगली को इधर-उधर घुमाना शुरू कर दिया और उसकी भगनासा को चाटना और चूसना शुरू कर दिया। लूसी ने अपनी माँ का खून पीना बंद कर दिया और उसके घाव को चाटकर साफ करना शुरू कर दिया। फिर उसने उसकी गर्दन को चाटा और ऊपर की ओर बढ़ी। जब वो उसके चेहरे तक पहुंची, तो लिलित ने अपनी बेटी का चेहरा पकड़ लिया और उसके साथ एक भावुक चुंबन शुरू कर दिया। लिलित अपने बेटे से अपनी चूत नहीं चटवा रही थी, उसकी बेटी उसके निपल्स को मसल रही थी, मोड़ रही थी और खींच रही थी, जो उसके साथ एक भावुक चुंबन में लगी हुई थी।
लित, भले ही उसकी उंगलियां छोटी थीं, फिर भी उसे अपनी माँ के अंदर जकड़न महसूस होती थी। उसके अंदरूनी भाग अब ऐसे हिल रहे थे मानो उसकी उंगलियों की मालिश कर रहे हों और उसे पता चल गया था कि वह चरमोत्कर्ष के करीब है। उसने अपने खाली हाथ से अपनी बहन की चूंची खींचकर उसे कुछ करने का इशारा किया। लूसी ने अपने भाई की खिंचाई को महसूस करते हुए अपनी माँ के साथ चुंबन तोड़ दिया और उसकी गर्दन पर फिर से काट लिया। वह भी अब अपने स्तनों को आक्रामक तरीके से टटोल रही थी, जिससे उस पर छोटे छोटे लाल निशान पड़ रहे थे। उसके टटोलने से और भी ज्यादा दूध निकल गया। उसका हाथ दूधिया गंदगी में था। लित को महसूस हुआ कि उसकी माँ अब करीब है, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसने अपनी उंगलियों को जोर जोर से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और उसकी भगनासा को और अधिक आक्रामक तरीके से चाटा और चूसा। आ आ आ ओ बेबी, तेज, माँ करीब है, तेज। लूसी और लित दोनों अधिक से अधिक आक्रामक हो गए और ओह फूस है। लिलित चरम पर पहुंच गया और एक तेज आवाज सुनाई दी। लित ने बिना कुछ बर्बाद किए अपनी माँ के प्रेम रस को निगलना शुरू कर दिया। इसका स्वाद मीठा था और इसमें पहले से ही हल्का गुलाबी स्वाद था। उनका स्वाद उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उनकी माँ का स्वाद कोमल था जो बहुत जंगली और पागल थी, और उनकी बहन का स्वाद जंगली था जो बहुत शर्मीली और कोमल थी। लिलित जोर से सांस ली। वो अद्भुत था। गुड जॉब बच्चों। वो मुस्कुराई और पहले लूसी के होठों को चूमा और फिर लित को उसके होठों पर चूमा। उसे अपने प्यार के रस का स्वाद चखने में कोई आपत्ति नहीं थी। लूसी अपनी माँ के साथ चुंबन के बाद नीचे आई और उसने अपनी माँ की बिल्ली को चाटकर साफ किया। वह भी चाहती थी अपनी माँ के रस का स्वाद लेते हुए। लिलित को अपने बच्चों पर बहुत गर्व महसूस हुआ। यह उनका पहली बार था और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया। फिर उसने अपने पेट के क्षेत्र में कुछ गर्म महसूस किया और अपने बेटे के छोटे लिंग को खोजने के लिए नीचे देखा। अभी तक वापस नहीं खींचा गया था, उसमें से थोड़ा सा प्रीकम बह रहा था। वह हंसी और बोली, देखो बेबी, तुम्हारी यह चीज अब खड़ी हो गई है। लित को अच्छी तरह से पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसने नीचे नहीं देखा और उसे गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास रख दिया। चाहे उसकी त्वचा कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो अभी भी एक अनुभवहीन कुंवारी थी जिसे इस तरह के शब्दों का जवाब देने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लिलित उसकी प्यारी प्रतिक्रिया को देखकर खिलखिला उठी और बोली, माँ ऐसा ही होगा। लित की बात का ख्याल रखा, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं। अब आपकी चमड़ी को भी पूरी तरह से पीछे नहीं खींचा जा सका। मुझे लगता है कि जिस दर से आप बढ़ रहे हैं, वो 13 साल की उम्र में पूरी तरह से पीछे हट जाएगी। लिलित ने तथ्यात्मक रूप से कहा, इस बात पर जरा भी विचार नहीं किया कि उसे ये कहना चाहिए या नहीं। लूसी, जिसने अपनी माँ को सुना अपने छोटे भाई के लिंग के बारे में बात करते हुए, वह अपनी माँ से ऐसे शब्द सुनकर थोड़ा शर्मिंदा थी। क्या आप जानते हैं कि उसमें बिल्कुल भी रानी जैसा व्यवहार नहीं था और उसने अपने भाई के लिंग की ओर देखा। ये थोड़ा साफ तरल पदार्थ रिस रहा था। उसकी माँ के अनुसार यह प्रीकम था। लिलित ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो अपने बेटे के रिश्ते प्रीकम को देख रही थी, और उसने अपनी उंगली से अपने बेटे के लिंग को छुआ और लित को प्रीकम महसूस हुआ। उसकी माँ के स्पर्श ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका लिंग थोड़ा हिल गया। लूसी की आंखें उसके भाई के हिलते लिंग के साथ थोड़ी ऊपर नीचे हो गईं। क्या आप स्वाद लेना चाहते हैं, बेबी? लिलित बुरी तरह मुस्कुराई और अपनी बेटी की ओर देखा कि उसकी माँ उसे फिर से चिढ़ा रही थी। वो कुछ नहीं बोली और आगे बढ़कर गर्दन के पास चेहरा छिपाकर उससे लिपट गई। वो शर्मिंदगी से जल रही थी। उनकी माँ ने आज बहुत सारी चीजें की थीं और वे सभी उनके लिए बहुत शर्मनाक थीं। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था।
एक स्थानापन्न रानी की वास्तव में ऐसी प्रतिक्रिया थी। यह उसके सामान्य शांत और ठंडे व्यवहार के बहुत विपरीत था। लूसी केवल अपनी माँ और भाई के सामने एक शर्मीली और शर्मिंदा छोटी लड़की थी। वो वास्तव में एक बहुत ही शांत और ठंडी महिला थी, स्थानापन्न रानी बनने के योग्य। लिलिथ के बारे में कहने को कुछ नहीं है। वो रानी की शाब्दिक परिभाषा थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों में उसने कभी भी अपना वह पक्ष किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ लाड़ प्यार करने और उसके साथ खेलने में व्यस्त थी। लिलिथ ने अपनी बेटी की प्रतिक्रिया को देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने बेटे के पानी जैसे प्रीकम का स्वाद चखा। उसे इसका स्वाद थोड़ा नमकीन सा लगा। फिर उसने पानी और हवा के जादू का इस्तेमाल किया और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी साफ किया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और गीली चादरें न जाने कहां से अपने आप साफ चादरों में बदल गईं। उसने लिथ को अपने ऊपर और लूसी को अपने ऊपर ले लिया और उनके साथ सो गई। लूसी अपनी माँ की छाती से लिपट गई और लिथ ने अपना सिर अपनी माँ के दूधों की दरारों के बीच रख दिया। लिलिथ ने उनके माथे को चूमा और उनके साथ सो गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क की तैयारी। लिथ उठा और उसने पाया कि उसकी माँ और बड़ी बहन दोनों जाग रही हैं और उसे प्यार से देख रही हैं। वे उसके जागने का इंतजार कर रहे थे और इस प्रकार वे अपनी जगह से ज्यादा हिले नहीं ताकि उसे परेशानी न हो। शुभ प्रभात बच्चे, लिलिथ मुस्कुराया और उसके होठों पर चूमा। सुप्रभात माँ। सुप्रभात प्रिया, लूसी ने कहा और उसके होठों को चूम लिया। सुप्रभात बड़ी बहन, हम सब नंगे थे। मैंने अपनी माँ के स्तनों को छुआ और सुबह भर दूध पिया। लूसी भी शामिल हुई। लिलिथ ने हमेशा की तरह उनके बालों को सहलाया और अपने बच्चों को प्यार से दूध पीते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वे एक साथ नहाए और कपड़े पहनकर ट्रेनिंग मैदान में चले गए। लिथ ने तलवार की तकनीक और अपनी उड़ान चाल का अभ्यास किया। उड़ान अभ्यास के लिए उन्हें पहले अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के तरीके सिखाए गए और फिर अपनी बड़ी बहन के साथ टैग का एक लंबा खेल खेलना पड़ा। मुझे तब तक खेलना था जब तक कि मेरे पंखों और पीठ में दर्द न होने लगे, और बड़ी बहन तभी रुकती थी जब मैं थकावट के कारण ऊपर से गिर जाता था। बेशक मुझे कोई चोट नहीं आई क्योंकि माँ ने मुझे तुरंत पकड़ लिया। ट्रेनिंग के बाद मैंने अपनी माँ के साथ फिल्म देखी और फिर उनका खून पीकर सो गया। इस बार मैंने इसे धीरे धीरे नहीं किया क्योंकि स्पष्ट रूप से मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। मुझे पता था कि मैं भविष्य में अपनी माँ के साथ बिस्तर पर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। मेरा शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिथ अब 13 वर्ष का हो गया था। वो पिछले 7 वर्षों से एक नीरस दिनचर्या का पालन कर रहे थे। वो उठता था, प्रशिक्षण लेता था और सोने तक समय गुजारने के लिए वो अपनी माँ के साथ खेलता था या वे कोई फिल्म देखते थे या बाहर घूमने जाते थे। उन्होंने बीच बीच में सामान्य बच्चों की तरह भोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ा। उसकी बहन भी उसके प्रभाव से थोड़ी साहसी होने लगी थी और वह भी जब भी मौका मिलता अपनी माँ का स्तन चूसती थी। फिर वह सोने से पहले अपनी माँ का थोड़ा सा दूध पीता था जो उसके साथ नग्न होकर सोती थी, और फिर उसका खून पीता था और सो जाता था। उसे नहीं पता था कि उसका खून चूसने से उसे कितनी मदद मिलेगी, लेकिन वो इसके कारण रोजाना थोड़ा सुधार महसूस कर सकता था। उनकी माँ ने उनसे कहा कि यह अभी लागू नहीं होगा और मैं इसे अपनी जादुई यात्रा शुरू करने के बाद ही दिखाऊंगा। मैं अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लेता हूँ, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। ये दिनचर्या एक दैनिक घटना होगी और सप्ताह में एक बार वे एक साथ अंतरंग सत्र करेंगे। लिथ हर हफ्ते अपनी माँ और बहन की चूत में उंगली करता और चाटता। वे भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करेंगे।
उसकी माँ उसकी प्रगति की जांच करने के लिए प्रतिदिन स्नान करते समय उसके लिंग को सहलाती थी और उसके सहलाने पर अभी भी उसे कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती थी। इससे उन्हें कोई वासना महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे वो वापस आने लगा और उसका लंड भी लंबाई में बढ़ने लगा। उसे इस तरह बड़ा होते देखना उसकी माँ की एक अजीब सी चाहत थी। बेशक उसने खुद को केवल उसके शाफ्ट को बढ़ते हुए देखने तक ही सीमित नहीं रखा, वह हर रोज उसके शरीर के हर कोने को देखती थी। मेरे लिए समय धीरे धीरे बहता था, लेकिन उसके लिए ये बहुत तेज था और इस प्रकार वो मुझे तीव्र गति से बढ़ते हुए महसूस कर सकती थी। मैं अब 13 साल का हूँ और सिर्फ 1 महीने में मेरा जादुई मूल जागरण समारोह होगा। उसके बाद भोज में मैं गिनती के कुलों और पिशाच जाति के बड़े शॉट वाले रईसों से भी मिलूंगा। मेरी माँ के लिए ये कमजोर रैंक वालों की एक मूर्खतापूर्ण सभा के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये लोगों के साथ मेलजोल करने का मेरा पहला मौका होगा। माँ महाद्वीप और जाति के प्रबंधन से पूरी तरह हट गई थी और मेरी बड़ी बहन अब ये सब संभालती है। भले ही वो सिर्फ एक राजा रैंक की है, लेकिन उसके पास काम करने का सर्वोच्च अधिकार है। मेरी माँ को केवल मेरे और मेरी बड़ी बहन के साथ समय बिताने में दिलचस्पी है। मेरी बड़ी बहन और माँ मेरे जागरण समारोह के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही हैं। मेरी माँ समय समय पर कुछ सुनिश्चित करने के लिए मेरी गर्दन काटती थी और मेरे खून का स्वाद चखती थी। मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में जांच कर रही थी। पिछले 2 वर्षों में प्रशिक्षण के दौरान मेरी बहन ने मुझे सचमुच मेरे पूरे शरीर और दिमाग को थका दिया था। मुझ में कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं बची थी और मैं बस माँ का खून चूसता था और सो जाता था। वह मुझसे जिम में भारी वजन उठवाती थी, मुझे हथियारों का प्रशिक्षण देती थी, मैं तलवार और फिर भाले में महारत हासिल कर लेती थी और अब मैं गोएटलेट में महारत हासिल कर रही हूँ। तब मैं उसके उड़ने के साथ टैग का खेल खेलता था, अब वो हवा में जाती थी, जमीन पर दौड़ती थी और फिर हवा में उड़ती थी, जिससे मैं भी उसके पीछे चलता था और वैसा ही करता था। सत्र के दौरान मुझे कई बार अपने पंख फैलाने और पीछे खींचने पड़ते थे और बहुत ऐंठन भी होती थी। शुक्र है, माँ मेरी मालिश कर देंगी और दर्द कम हो जाएगा। दिमाग के लिए मुझे उसके साथ बहुत सारे युद्ध रणनीति वाले खेल खेलने पड़ते थे या अपनी सजगता का परीक्षण करने के लिए या चीजों को भारी मात्रा में याद करने के लिए खेल खेलना पड़ता था जो मेरे दिमाग को लगभग भून देता था। मेरी याददाश्त बहुत विकसित हो गई, मेरी सजगता, सोचने की क्षमता, गति, ताकत, सहन शक्ति, उड़ान क्षमता, तलवारबाजी, भाला कौशल, मेरी सभी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं बहुत अच्छे स्तर तक विकसित हो गईं। यदि मेरे पास पृथ्वी पर उपन्यासों में वर्णित धोखाधड़ी प्रणाली होती, तो शायद अब तक मैं काबू पा चुका होता। वैसे भी, इतनी लंबी और कठोर प्रशिक्षण पद्धति को सहने के कारण मुझे वास्तव में खुद पर गर्व है। परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ कि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मुझे अब भी खुद पर गर्व महसूस होता है। हार्डकोर ट्रेनिंग, माँ और बहन के साथ मौज मस्ती और डम्ब वेज टू डाई या टॉप 10 मोस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड बीइंग्स जैसी पत्रिकाएं पढ़ने से मुझे ये 7 साल बहुत आसानी से गुजर गए। मुझे अब किसी भी सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन मूल रूप से मुझे इतिहास, भूगोल, राजनीति, साहित्य, गणित और विज्ञान के बारे में याद दिलाती और सिखाती थी। मूल रूप से बच्चों को पृथ्वी पर विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचने तक जो शिक्षा दी जाती थी, वही सब मुझे सीखना और याद रखना था। मैं अब एक पौधे को देख सकता हूँ और पहचान सकता हूँ कि यह क्या है, यहाँ तक कि एक साधारण चट्टान या दुनिया की कोई भी यादृच्छिक जगह। मेरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और 1 महीने बाद मैं अपने जादुई मूल को जगाऊंगा और अंततः अपनी जादुई यात्रा शुरू करूंगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क।
द डे बिफोर अवेकनिंग ये यहाँ है। कल सुबह वो दिन है जब मैं अपने जादुई मूल को जगाऊंगा। यदि यह कुछ वर्ष पहले की बात होती तो वो निश्चित रूप से इस दिन के लिए बहुत उत्साहित और चिंतित होता, लेकिन अपनी बड़ी बहन के साथ इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वह अब वास्तव में बहुत शांत और संयमित था। जब उसे प्रशिक्षण देने की बात आई तो उसकी बड़ी बहन वास्तव में निर्दयी थी। वो बिस्तर पर या प्रशिक्षण के हिस्से को छोड़कर दिन के किसी भी समय उसके साथ जैसी थी, उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो दयालु, सौम्य, शर्मीली और बहुत देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली बड़ी बहन थी जो उसे मूर्ख बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। प्रशिक्षण के दौरान वो युद्ध देवता के पुनर्जन्म की तरह थी। वो बहुत जंगली, कठोर, निर्दयी हो जाती है और मुझे बहुत कठोर प्रशिक्षण देती है। माँ किनारे से हमें देखती रहती थी और ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। पहले तो वो हर थोड़े समय में आकर मेरी रक्षा करती थी ताकि मुझे चोट न लगे, लेकिन फिर बड़ी बहन ने हस्तक्षेप किया। उसने माँ से गंभीरतापूर्वक और कठोरता से कहा कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, आकर रक्षा न करें। यदि वो किसी गंभीर खतरे में नहीं था, तो उसे वहां आने से रोक दिया गया था। लूसी को माँ को मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसने मना लिया। यह मेरे अपने भले के लिए था। मेरी बड़ी बहन ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरी सभी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं बहुत उच्च स्तर तक बढ़ गई हैं। उसने मेरी दर्द सहनशीलता भी बढ़ा दी। सबसे बेहतर स्व उपचार क्षमताओं वाले पिशाचों को तब भी दर्द महसूस होता था जब कोई उनके हाथ और पैर काट देता था। मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत सताती थी। पहले तो ये हल्की यातना थी, लेकिन अंततः यह मेरे लिए अधिक गंभीर और दर्दनाक होने लगी। एक निश्चित बिंदु पर मैं इसके प्रति स्तब्ध हो गया। मेरी सहनशीलता इस समय इतनी अधिक है कि अगर कोई मुझे जिंदा भी उतार दे तो भी मैं हिलूंगा नहीं या थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाऊंगा। ये सहनशीलता और भी मजबूत हो गई क्योंकि बड़ी बहनें धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ती गईं। उसने पहले मेरे नाखून उखाड़े, बाद में मेरे नाखून और थोड़ी सी चमड़ी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई, जब तक कि कुछ साल बाद वह पूरी तरह से मेरी बाहों की जिंदा चमड़ी न उखाड़ ले गई। उसने मेरी बहुत सी हड्डियां तोड़ दी और मेरे अंगों को कुचल डाला, और एक बार मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यातना के दौरान माँ हर दिन रोती थी और मुझे उसे ये कहते हुए सांत्वना देनी पड़ती थी कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ नियंत्रण में है। एक समय वो ये कहकर जिद पर अड़ गई कि अब और यातना प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, और उसे समझाने में कुछ महीने लग गए। हम दोनों को उसे मनाने के लिए बहुत सारी तरकीबें आजमानी पड़ी और उस पर बहुत सारी योजनाएं अपनानी पड़ी। अब मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर, मन और आत्मा दोनों में बदलाव आ गया है। वैसे भी कल मेरा जागरण है और मेरे पास एक दिन बचा है। दरअसल जागृति अत्यंत सरल है। बस मूल जागृति जड़ खाएं और उससे ऊर्जा अवशोषित करें। जड़ हर जगह घास की तरह उगती है। ये बहुत आम है। एकमात्र बात यह है कि यह तभी काम करता है जब आप 13 वर्ष के हों। मुझे लगता है यह इस दुनिया के कुछ निश्चित नियम हो सकते हैं। समस्या उसके बाद है। एक बार जब मूल जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को खुद को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जितना मजबूत होगा, उसका मूल उतना ही अधिक अस्त व्यस्त होगा और उसे उतनी ही अधिक समस्याएं होंगी। कोई कितना मजबूत होगा यह उसके खून, नस्ल, ताकत, आत्मा और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी भी जाति का एक सामान्य व्यक्ति जिसने अपना जीवन बहुत ही सरल तरीके से व्यतीत किया, उसे एक बहुत ही सरल मूल जागृत हो जाएगा और उसके जादुई मूल के जागरण और स्थिरीकरण में बहुत कम या कोई समस्या नहीं होगी। समस्या उसकी क्षमता में होगी। वो अपनी जादुई यात्रा में बहुत आगे तक नहीं जा सका। दुनिया निष्पक्ष थी और प्रतिभाएं घास की तरह पैदा नहीं होती थीं।
वे बहुत ही दुर्लभ प्रतिभाएं थीं जो स्वाभाविक रूप से उसी तरह पैदा हुई थीं और उनमें से अधिकांश को बनाया या सिखाया गया था। एक उदाहरण लिलित है। वो जन्मजात प्रतिभाशाली थी। नहीं, जीनियस कहना उसे कमतर आंकना होगा। वो एक राक्षस, एक सन की पैदा हुई थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसका अस्तित्व इस संसार के प्राणियों के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन संसार ने अन्यथा कहा। दुनिया के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, या वह जीवित थी या उसमें किसी प्रकार की कोई भावना थी। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी। जैसे कि प्रकृति की चार शक्तियाँ कैसे अस्तित्व में हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और प्राकृतिक घटनाएं बनाती हैं, यह वैसा ही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारों का एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाना एक प्राकृतिक घटना है। इस प्रकार लिलित जैसे अस्तित्व का जन्म होना एक ही बात है। लित अभी अपनी माँ की गोद में था, नंगा। वो समय बिताने के लिए अपनी माँ के साथ टैबलेट पर ऑनलाइन वीडियो देख रहा था। उसकी बहन कल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए बाहर गई हुई थी। लिलित भी नग्न थी और उसकी बाहें लित के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी ठुड्डी उसकी गर्दन के पास उसके कंधे पर टिकी हुई थी। उसके स्तन उसकी पीठ पर दब रहे थे और वो उसके साथ वीडियो देख रही थी। वो कभी कभी उसे चूम लेती थी या उसके कानों को कुतरती थी या उसकी गर्दन को चाटती थी या उसे हल्का सा काट लेती थी। लित वहीं बैठा रहा और अपनी माँ के स्पर्श का आनंद लेता रहा। थोड़ी देर बाद लित ने गोली दूर रख दी और पलटकर अपनी माँ को एक जोरदार चुंबन दिया। फिर उसने स्तनों से दूध चूसा और उसके साथ लिपट गया। आखिरकार वो उसके ऊपर सो गया। लिलित ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और उसके माथे को चूमा। उसके बच्चे का जागरण पहले ही हो चुका था। उसके साथ सब कुछ बहुत तेजी से घटित हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो कल ही पैदा हुआ था और अब अचानक वो अपनी जादुई यात्रा शुरू करने के लिए बड़ा हो गया। उसे थोड़ा उदासी महसूस हुई। वो जानती थी कि वो अपने बच्चे को अधिक समय तक अपने से बांधकर नहीं रख सकती। प्रत्येक पक्षी को जीवित रहने के लिए अपना घोंसला छोड़ना पड़ता था और वो जानती थी कि लित भी उससे दूर चली जाएगी और विभिन्न चीजों का अनुभव करेगी। वो रोमांच की भावना को जानती थी और यह वास्तव में अच्छा लगता था। वो 5 लाख वर्षों तक संसार में व्यर्थ नहीं घूमी। वह भी चाहती थी कि उसका बच्चा वह सब कुछ अनुभव करे जो दुनिया उसे दे सकती है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी उदास थी। वो ज्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि यह एहसास उसे पहले भी हुआ था। ये लूसी के समय के दौरान था, लेकिन उसे अब भी यह एहसास था क्योंकि लूसी के विपरीत लित उसके जन्म के बाद से ही उससे काफी जुड़ा हुआ था। पिछले 13 वर्षों में उसने वास्तव में उसे कभी नहीं छोड़ा। काश लिलित को पता होता कि उसका बेटा वास्तव में उसे छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है और दिन रात सपने देखता और कल्पना करता कि वो उसके साथ कैसे बिस्तर करेगा और उसके साथ पहली बार उसके द्वारा छीन लिया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से खुद को बेवकूफ समझेगी और शर्मिंदगी से लाल हो जाएगी। यह आज था। दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व के बेटे लित एवियो का जादुई मूल जागरण। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। मैजिक कोर एवनाइट सिटी, नाइटिंगेल। रॉयल कैसल में एक अच्छी रोशनी वाले कमरे के बीच में 2 आकृतियां खड़ी थीं। उनके चारों ओर बहुत सारे जादुई घेरे थे। ये 2 शख्सियतें थीं, लिलित और लित, उसका बेटा। बस ये सुनिश्चित करें कि होश न खोए, ठीक है प्रिया? लित को व्याख्यान दे रहा था कि उसके जादुई मूल को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये करीब 1 घंटे से चल रहा था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान लिलित ने कहा था कि लूसी ने लित को कई स्पष्टीकरण और सलाह दी थी और लिलित अब उसे आखिरी बार दोहरा रही थी। लिलित को पता था कि उसकी वजह से उसके बच्चों के लिए अपने जादुई मूल को स्थिर करना बहुत मुश्किल था।
वो बहुत मजबूत थी और उसके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से मजबूत पैदा हुए थे। एक महान रैंक की वंशावली कोई मजाक नहीं थी। इतिहास में केवल 3 महान रैंक थे और आज तक उनके वंशज अभी भी शक्तिशाली प्राणी हैं। लूसी और लिथ पौराणिक श्रेणी के प्राणी के प्रत्यक्ष वंशज होने के कारण मजबूत पैदा होने वाले थे और जागने के बाद उन्हें गंभीर परेशानियां झेलनी पड़ी। लापरवाही बरतने पर लिथ की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर कोई अस्थिर जादुई कोर के कारण मर गया तो पुनरुद्धार संभव नहीं था। जादुई कोर का फिलेक्टरीज से सीधा संबंध था और इस प्रकार यदि कोई जागृति के दौरान मर जाता है तो फिलेक्टरीज उसी समय टूट जाता है। पुनरुत्थान संभव था और लिलिथ एक महान प्राणी अत्यधिक सक्षम था, लेकिन उसे भविष्य की संभावनाओं से समझौता करना पड़ा। पुनर्जन्म संभव था और स्मृतियों को अक्षुण्ण रखना भी, लेकिन इसने फिर से भविष्य की संभावनाओं से समझौता कर लिया। लिलिथ का मांस और खून नहीं होगा, उसकी नस्ल भी अलग हो सकती है और इस प्रकार यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। कुल मिलाकर स्थिरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी और इसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। बेशक यदि आप किसी महान व्यक्ति के वंशज नहीं हैं तो इसे हल्के में लिया जा सकता है। घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लिलिथ ने सलाह का एक अंतिम टुकड़ा दिया और उसके माथे पर एक चुंबन देकर चला गया। लिथ अब 20 लोगों के लिए पर्याप्त बड़े कमरे में अकेला था और अंदर एक छोटी सी पार्टी कर सकता था। कमरा अंदर कई अलग अलग रंगों के रूनिक जादू के घेरों से ढका हुआ था। वहां भूरे रंग की एक छोटी सी छड़ी जैसी जड़ थी जिस पर एक छोटा सा सफेद फूल लगा हुआ था। ये बिल्कुल भी असाधारण या सुंदर नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल अपनी जड़ वाले सामान्य फूल की तरह था जो कहीं भी पाया जा सकता था। लेकिन ये सामान्य पौधा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण था। यह मूल जागृति की जड़ थी। लिथ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड के लिए सोचने लगा। लिलिथ और लूसी उस कमरे के ठीक बाहर एक स्क्रीन पर लिथ को उसके जादुई कोर को जगाते हुए देख रहे थे जिसमें लिथ था। वे सीधे उसके जादुई कोर को स्थिर करने में उसकी मदद नहीं कर सकते थे और केवल सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकते थे। वे दोनों इस समय बहुत चिंतित और चिंतित थे। लूसी का हाथ घबराहट से कांप रहा था। लिलिथ अपनी बेटी को देखकर जानती थी कि उसे मजबूत रहना है और अपनी चिंताओं को बाहर नहीं दिखाना है। उसने लूसी का हाथ पकड़कर कहा, "ये ठीक है प्रिया, चिंता मत करो, वो इसे अच्छी तरह से संभाल सकेगा।" हालांकि वो खुद अपनी बातों को लेकर निश्चित नहीं थी, लेकिन उसे इसके बारे में आशावादी रहना था। लूसी ने सिर हिलाया और स्क्रीन की ओर देखा। लिथ ने अपनी आंखें खोली और फूल खा लिया। इसका स्वाद किसी भी सामान्य फूल की तरह ही था। हालांकि फूल खाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ा, कम से कम ये तो। उसे अपने शरीर में एक शीतल अनुभूति महसूस हुई। उसे अपनी नाभि के थोड़ा ऊपर की ओर ठंडी अनुभूति महसूस हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुभूति ठंडी होती गई। कुछ देर बाद ऐसा लगा मानो किसी ने उसके शरीर के अंदर बर्फ का गोला भर दिया हो। लिथ को पता था कि जादुई कोर अब बन रहा है और उसे इसके पूरी तरह विकसित होने तक इंतजार करना होगा। यह महसूस करने के बाद कि उसके शरीर में ठंडक की अनुभूति अब और ठंडी नहीं हो रही है, उसने जड़ से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ऊर्जा जड़ से निकलकर लिथ के शरीर में बहने लगी। ये प्रत्येक कोशिका के साथ बहती हुई उस क्षेत्र में एकत्र होने लगी जहां ठंडक का एहसास मौजूद था। लिथ को अपने पूरे शरीर में गर्म कर्ट महसूस हुआ। गर्म एहसास ने ठंडे एहसास को खत्म करना शुरू कर दिया। ये कुछ समय तक चलता रहा जब तक कि गर्मी और ठंडक की अनुभूति संतुलन तक नहीं पहुंच गई। यह मैजिक कोर का प्रारंभिक विकास था।
यह एक नींव की तरह था जिसके साथ कई और चीजों का निर्माण किया जाएगा। यह नींव सभी के लिए समान थी और अब कोर का मुख्य निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की अपनी नींव कैसी है। अब समय था, अब लग रहा था कि अपने ही एक आधार के कारण अस्थिर परिवर्तन होंगे। लित ने खुद को संभाला। अचानक बूम, अंदर गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं और गर्म और ठंडे क्षेत्र में तूफान और बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देने लगीं। दरार, गर्म और ठंडे गोले पर दरारें पड़ने लगीं और इससे संतुलन बिगड़ने लगा। लित ने जल्दी से कमरे में आसपास की ऊर्जा का उपयोग अंतरालों को भरने के लिए किया। जादुई मंडलियां इसी कारण से मौजूद थीं, उसे स्थिरीकरण में मदद करने के लिए। बूम, 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 गर्म और ठंडे गोले के अंदर अधिक से अधिक भयंकर विस्फोट होने लगे और संतुलन बिगड़ता गया। लित को ऊर्जा को बहुत बेकार तरीके से अवशोषित करना था और सावधानीपूर्वक गर्म और ठंडे क्षेत्र में इसकी स्थिर आपूर्ति प्रदान करनी थी। बहुत अधिक या बहुत कम संतुलन को बिगाड़ देगा। गड़गड़ाहट के विस्फोटक विस्फोटों के कारण अंदर का तापमान अधिक से अधिक गर्म होने लगा और गोले पर गर्म पक्ष अधिक से अधिक प्रभावी होने लगा। लित लगातार जादुई चक्रों से ली गई ऊर्जा प्रदान करता रहा। एक एक करके कुछ जादुई घेरे टूट गए और उपयोग में आने के बाद गायब हो गए। उसका शरीर अंदर से बाहर तक बहुत भारी दबाव महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सामान्य गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना कम था। उसे कुचलकर मांस का पेस्ट बना दिया गया होता, अगर ये तथ्य न होता कि उसके पैरों के नीचे जादू का घेरा उसकी रक्षा करता था, जो बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित करने से उसके शरीर को होने वाले नुकसान का विरोध करता था। उसे बहुत पसीना आने लगा, उसके घुटने कांप रहे थे लेकिन वह चलता रहा। लिलित और लूसी जो लित को देख रहे थे, बहुत चिंतित थे। घबराहट और व्यग्रता के कारण लूसी की हथेली पसीने से भीग गई थी। उसने अपने छोटे भाई की ओर देखा और अच्छी तरह जानती थी कि वो किस दौर से गुजर रहा है। वो मन में प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकी कि सब ठीक हो जाएगा। अंततः लित इस पर विजय पालेगा। लिलित, एक महान रैंक का व्यक्ति जो बेहतर जानता था, अब तक चिंतित नहीं था। दरअसल उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लूसी ने पहले जो किया था, वो उससे कहीं बेहतर काम कर रहा था और वो उसके जादुई मूल को संघनित और स्थिर होते हुए महसूस कर सकती थी। लिलित एक सच्ची भगवान थी, वो दुनिया में होने वाले हर बदलाव को महसूस कर सकती थी और उसके सामने उसका अपना बेटा, उसका अपना मांस और खून था जिसके साथ उसका सबसे गहरा संबंध था, इसलिए उसके बदलावों को महसूस कर रही थी। उसकी चिंताएं दूर हो गईं। प्रिय, चिंता मत करो, वो अच्छा काम कर रहा है। वो कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। लिलित ने अपनी बेटी को सांत्वना दी। लूसी धीरे धीरे शांत हो गई, उसे अपनी माँ की बातों पर सबसे अधिक भरोसा था। उनके अंदर के उच्च दबाव और तापमान और बाहरी रूप से प्रदान की गई ऊर्जा के तहत गर्म और ठंडे पक्ष संघनित होने लगे। उनके संघनित होने से अंदर का दबाव और तापमान भी कम होने लगा। जब ऐसे परिवर्तन होने लगे तो लित को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जादू के घेरे टूटने और गायब होने लगे और उनमें से अधिकांश अब खत्म हो चुके थे। केवल कुछ ही बचे थे और एक उसके पैरों के नीचे था। थोड़ी देर के बाद प्रभाव बंद हो गया और लित को अब अपने शरीर में कोई ठंडक या गर्म अनुभूति महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय अब उसे ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया से उसका जुड़ाव बहुत बेहतर हो गया है। जादुई कोर का निर्माण एक तारे के निर्माण के समान ही था। द्रव का कुछ भाग जमने लगा और धीरे धीरे भूमि दिखाई देने लगी। अधिकाधिक परिवर्तन होते गए और अंततः गठन बंद हो गया। लित ने अपनी चेतना को अपने जादुई केंद्र में फैलाया और पाया कि यह एक छोटी दुनिया की तरह दिखता है।
जादुई केंद्र में घास की भूमि और उसके बाद एक छोटी पर्वत श्रृंखला थी। वहां एक छोटा सा समुद्र भी था और उसमें कुछ बादल भी थे। जादुई कोर के अंदर अपनी चेतना को घुमाते हुए वह महसूस कर सकता था कि पूरी चीज का क्षेत्रफल 150 किलोमीटर 2 से अधिक नहीं था। जादुई मूल दुनिया के नियमों को समझने की नींव थी। एक जादुई कोर होने का मतलब है समग्र रूप से दुनिया के साथ संबंध बनाना। जैसे जैसे कोई विकास करना शुरू करता है और रंगों में उच्चतर और उच्चतर होता जाता है, वो दुनिया को बेहतर से बेहतर जानने लगता है और अंततः इसके नियमों और प्रकृति को समझकर वह एक सर्वोच्च रैंक यानी एक देवता बन जाता है। एक साधारण रैंक एक जादूगर में एक जादुई कोर होता है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3-5 किलोमीटर 2 होता है। हो सकता है कि इसमें कोई पहाड़ या बादल भी ना हो। यह एक विशाल बंजर या घास वाली भूमि के समान सरल हो सकता है। एक वास्तविक का क्षेत्रफल 30-40 किलोमीटर 2 होगा। इन कोष्ठकों में शक्तिशाली प्राणियों के वंशज भी आते हैं। एक सर्वोच्च रैंक वाले व्यक्ति के वंशज का क्षेत्रफल 30-40 किलोमीटर 2 होता है, लेकिन यदि नींव बेहतर बनाई जाए तो ये 50 किलोमीटर 2 तक बढ़ सकता है। पौराणिक श्रेणी के प्राणियों के वंशज, चाहे उनकी नींव कितनी भी खराब क्यों न हो, उनका क्षेत्रफल कम से कम 30 वर्ग किलोमीटर होगा। मजबूत वंशावली और ठोस नींव वाले लोगों के पास सर्वोच्च रैंक रक्तवंश की प्रतिभाओं के बराबर 50 किलोमीटर 2 तक होगा। यह एक महान रैंक की शक्ति है जो दुनिया में मौजूद भी नहीं है। लिथ एक जीवित पौराणिक कथा के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते और इसके शीर्ष पर एक बहुत ही ठोस नींव होने के कारण इसका क्षेत्रफल लगभग 150 किलोमीटर 2 था। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो दुनिया में हंगामा मच जाएगा। वह जानता था कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो क्षमता की दृष्टि से उसके बराबर है और वो उसकी बड़ी बहन लूसी है। लूसी का क्षेत्रफल उस समय लगभग 130-140 किलोमीटर 2 था। लिथ को केवल थोड़ी बढ़त हासिल थी क्योंकि उसके पास उससे बेहतर चेतना थी। जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी चेतना 19 वर्ष की थी और उसके बाद 13 वर्ष बीत चुके थे। ये तो होना ही था। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। लूसी और लिथ दोनों में लगभग समान क्षमताएं हैं, लेकिन वे भी अपनी मां की तरह राक्षस थीं। जादुई कोर अब बन चुका था। उनकी जादुई यात्रा अब शुरू होगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। ऑल एलिमेंटल एफिनिटी लिलिथ अंदर आई और लिथ को कसकर गले लगा लिया। बधाई हो बेबी, उसने खुशी से कहा और उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। प्यारे बधाई हो, लूसी ने भी खुशी से कहा और आकर लिथ को गले लगा लिया और उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। लिलिथ, लूसी और लिथ ने फिर एक साथ स्नान किया। यह एक त्वरित स्नान था क्योंकि लिथ जादू आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था। लिथ और लूसी फिर प्रशिक्षण क्षेत्र में आए। लूसी अब तत्वों के प्रति लिथ की आत्मीयता का परीक्षण कर रही थी। वो कई रंग बिरंगे क्रिस्टल निकाल लाई और उन्हें एक मेज पर रख दिया। ये तात्विक क्रिस्टल थे। प्रत्येक क्रिस्टल एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। लूसी ने लिथ से क्रिस्टल पर अपना हाथ रखने और ये देखने के लिए कहा कि क्या वो क्रिस्टल में तत्व को महसूस कर सकता है, और यदि वो महसूस कर सकता है तो उसे इसे चारों ओर घुमाने की कोशिश करनी चाहिए। लिथ चला गया और अपना हाथ एक नीले क्रिस्टल पर रख दिया। वो अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसने उसे सोखने की कोशिश की और वो सोख लिया गया। फिर उसने इसे इधर उधर घुमाने की कोशिश की और पाया कि नीला क्रिस्टल चमकने लगा। उन्हें पानी से लगाव था। इसके बाद वो आगे बढ़े और दूसरों की कोशिश की और उन्हें पता चला कि उनका सभी तत्वों से जुड़ाव था। वहाँ 2 क्रिस्टल बचे थे और एक अंतरिक्ष क्रिस्टल था और दूसरा समय क्रिस्टल था। उन्हें भी तत्व माना गया और उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें महसूस करने और स्थानांतरित करने का प्रयास किया।
निस्संदेह यह एक सफलता थी, उन्हें सभी गुणों से लगाव था। इस बात से वो बहुत खुश थे। इसका मतलब ये था कि वह भविष्य में बहुत ताकतवर हो सकता है, जैसा कि उसने पृथ्वी पर उपन्यासों में पढ़ा था। वो वास्तव में थोड़ा निराश हुआ जब उसे पता चला कि उसने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन उसके पास खुद को मजबूत बनाने के लिए कोई प्रणाली या सोने की छड़ी या कोई हैक नहीं था। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के बेटे के रूप में जन्म लेना अपने आप में एक चुनौती थी। उसकी वंशावली सबसे मजबूत थी, सारी तात्विक आत्मीयता लगभग नगण्य थी। इस संसार का जो पूरा इतिहास दर्ज किया गया है, उसमें तात्विक आत्मीयता रखने वाले लोगों की संख्या 2 हाथों से गिनी जा सकती है। लिलिथ से पहले 2 महान रैंक सबसे प्रसिद्ध हैं। जो लोग लेजेंडरी रैंक तक पहुंच सकते थे, वे दुनिया के पसंदीदा लोग थे और इस प्रकार उनमें एक सर्वांगीण समानता थी। उनके वंशजों के पास लेजेंडरी वंशावली के पतले होने के कारण ऐसा नहीं था, लेकिन लेजेंडरी का थोड़ा सा भी रक्त होने के बावजूद वे कम से कम 3 तत्वों के प्रति आकर्षण वाले लोग थे। रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी, आत्मीयता उतनी ही अधिक होगी। आज से पहले केवल 2 ही लोग सर्व तत्व संबंधी समानता वाले थे। वे लेजेंडरी रैंक, लिलिथ एवोर और उनकी बेटी किंग रैंक, लूसी एवोर थे। अब रैंक 1, लिथ एव्यो, सभी मौलिक समानता वाला तीसरा व्यक्ति साबित हुआ। लिलिथ को लिथ की आत्मीयता देखकर गर्व महसूस हुआ। उसने लूसी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उसकी ओर देखा और लिथ की ओर अपनी उंगली उठाई और हंसते हुए कहा, फू फू फू। आप उस लड़के को वहां पूरी तात्विक आत्मीयता के साथ देख रहे हैं, मैंने उसे बनाया है। क्या मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ? हाँ, हाँ, माँ सबसे अच्छी हैं। लूसी ने सिर हिलाया और कहा और मुस्कुराई, माँ, बड़ी बहन, आपकी समानताएं क्या हैं? लिथ ने अपनी बड़ी बहन और माँ की ओर देखा और पूछा। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सर्वतात्विक समानता दुर्लभ है या नहीं। लिलिथ और लूसी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन्हें ये स्पष्ट था कि लिथ को उनकी शक्ति के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था। उन्होंने अपनी शक्तियां नहीं छिपाईं, ये सब खुले में था। बात बस इतनी थी कि लिथ ज्यादा बाहर नहीं जाता था और उसे अपनी मां के आतंक के बारे में पता नहीं था। ये भी तथ्य था कि लेजेंडरी रैंक के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे और इस प्रकार दुनिया में केवल 5 लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था। लूसी एक अपवाद थी। उसने एक बार अपनी माँ से पूछा कि वो किस रैंक में है और लिलिथ उस समय अपने इकलौते बच्चे से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसने उसे बताया। लूसी अपनी माँ की कुशलता से चकित थी और उसकी माँ ऐसी बन गई जिसका वो आदर करती थी। लूसी जैसी युद्धोन्मादी ताकतवरों का सम्मान करती थी और अपनी माँ के प्रति उसका सम्मान ये जानकर कई गुना बढ़ गया कि वह दुनिया में सबसे मजबूत है। लिथ अभी भी अंधेरे में था क्योंकि उसने लिलिथ से कभी नहीं पूछा। अगर लिलिथ उससे पूछे तो वो उसे इस बारे में बता देगी, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करेगी। क्या होगा अगर उसका बेटा उन बाहुबलियों जैसा बन जाए जो केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे और दिन रात अपनी माँ से आगे निकलने के अलावा कुछ नहीं सोचते थे? वो इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से जोखिम में नहीं डालना चाहती थी और इसलिए उसने इसका उल्लेख नहीं किया। लिलिथ और लूसी ने बारी बारी से सभी क्रिस्टलों को आजमाया और लिथ अवाक रह गए। माँ और बड़ी बहन भी मेरे जैसी ही हैं। मेरा यह अति सशक्त परिवार कैसा है? ओह रुको, अगर माँ एक सर्वव्यापी जादूगरनी है तो ये समझ में आता है। उन्हीं की वजह से मेरे और बड़ी बहन के बीच इतना जुड़ाव है। समझ में आता है। लिथ ने लूसी के साथ प्रशिक्षण लिया और उसने उसे कुछ मंत्र सिखाए। निस्संदेह सभी रैंक 1 हैं। सभी तत्वों से आत्मीयता होने के कारण उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ा। ऊपर उठने के लिए
उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत थी और साथ ही दुनिया के बारे में उसकी समझ भी। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और समझ बढ़ती गई, उसके जादुई मूल का आंतरिक भाग भी बढ़ता गया। मिनी दुनिया बढ़ेगी और विकसित होगी। रैंक 2 तक पहुंचने के लिए 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र न्यूनतम है। रैंक 2 तक पहुंचने वाले कुलीन वर्ग के पास लगभग 2000-3000 किलोमीटर 2 क्षेत्र पहले से ही विकसित है। लिथ के लिए ये और भी अधिक होगा। फिर भी रैंक 2 का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम था। 50,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रैंक 3, 1 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रैंक 4, 5 लाख वर्ग किलोमीटर से कम में रैंक 5, 10 लाख किलोमीटर 2, 10 लाख के अंतर्गत रैंक 6, 1 करोड़ किलोमीटर 2, 10 मिलियन के अंतर्गत रैंक 7, 10 करोड़ किलोमीटर 2, 100 मिलियन के अंतर्गत रैंक 9, 50 करोड़ किलोमीटर 2, 500 मिलियन के अंतर्गत अर्ध संत रैंक, 1 अरब किलोमीटर 2, 1 अरब के अंतर्गत सेंट रैंक, 10 अरब किलोमीटर 2, 10 अरब के अंतर्गत आधा राजा रैंक, 1 खरब वर्ग किलोमीटर 100 अरब के अंतर्गत राजा रैंक, आधा एमर रैंक 2 खरब 50 अरब किलोमीटर 2, 250 अरब के अंतर्गत है। 10 खरब वर्ग किलोमीटर 1 ट्रिलियन के अंतर्गत सम्राट रैंक, 10 नील किलोमीटर 2, 100 ट्रिलियन के अंतर्गत सर्वोच्च रैंक, पौराणिक रैंक, अज्ञात। इस संसार में उपलब्ध मौलिक गुण अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, बिजली, प्रकाश, जीवन, अंधकार, मृत्यु, विनाश, अंतरिक्ष और समय हैं। इस दुनिया में कई लोगों के पास 2 या 3 मौलिक समानताएं थीं। सबसे संभ्रांत लोगों के पास लगभग 6-7 लोग थे। उनमें 1000 से अधिक लोग शामिल नहीं थे, जो कि बहुत छोटी संख्या थी क्योंकि दुनिया की आबादी लगभग 100 अरब लोगों की थी। लूसी ने लिथ को ये समझाया था। फिर लिथ ने प्रशिक्षण समाप्त किया और अपनी माँ और बहन के साथ स्नान करने चला गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क। प्यूबर्टी। लिलिथ ने लूसी को धोया और उसे बाथटब में भेज दिया और लिथ को धोने चला गया। लिथ आज थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जब वह प्रशिक्षण क्षेत्र में आने से पहले और अपने मूल जागरण के बाद स्नान करता था, तो वह वास्तव में इसे महसूस कर सकता था, वह वासना महसूस कर सकता था। उसकी इस प्रतिक्रिया के बारे में उसकी माँ और बड़ी बहन को अभी तक पता नहीं चला क्योंकि वे पहले ही जल्दी नहा चुकी थीं। वे वास्तव में एक साथ नहाए और जल्दी से बाहर आ गए क्योंकि वो जादू का परीक्षण करना चाहता था। किसी ने किसी को नहीं छुआ। ऐसे में मेरी माँ को इस बारे में पता नहीं चला। वह लगभग हर रोज इसे सहला रही थी और मुझे इससे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जागने के बाद मैं इसे महसूस कर सका। मेरे शरीर का विकास तेज हो गया था और यौवन मुझ पर बहुत जल्दी हावी होने लगा था। आखिरकार ऐसा ही हुआ। मेरा ये शरीर, जो मेरे दिमाग से मेल नहीं खाता था, आखिरकार तालमेल बिठाने लगा था। मैं अब घबरा गया हूँ क्योंकि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मेरी माँ को मेरे शरीर में होने वाले बदलावों का एहसास होगा। मैं इस बात को लेकर अधिक घबराया हुआ हूँ कि वो निश्चित रूप से वह करेगी जो मेरी माँ और बेटे को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे नफरत है, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लिलिथ के पास गया और उसकी पीठ धोने लगा। लिथ को अधिक घबराहट और शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन वो अभी भी अनुमान लगा रहा था कि क्या होने वाला है। फिर लिलिथ उसके सामने गया और उसके सामने बैठ गया। उसे अपनी माँ की चूत बहुत साफ दिख रही थी और आज वो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी गुलाबी दरार को देखकर ही उत्तेजित हो गया था। उसका लंठ पूरी तरह से खड़ा हो गया था और वह मरोड़ रहा था और उसे नीचे बहुत झुनझुनी महसूस हो रही थी।
लिलित ने उसे साफ किया और खड़ा किया। लित शर्मिंदगी से कांप रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वह खड़ा रहा। उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, लेकिन इस वक्त वह असहाय था। लिलित ने उसके सामने खड़ी छड़ी को देखा और समझ गया कि वो इतना शर्मिंदा क्यों था। वो उसे हर दिन बढ़ते हुए देख रही थी और जानती थी कि ऐसा दिन भी आएगा। उसने मुस्कुरा कर देखा और अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। लित ने उसे किनारे कर दिया और उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। चाहे उसकी त्वचा कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो अभी भी एक अनुभवहीन कुंवारी थी, और अब जब वो अपने शरीर को बहुत बेहतर महसूस कर सकती थी, तो और भी अधिक शर्मिंदा थी। लिलित ने अपने शर्मिंदा बेटे की ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, बेबी, ये ठीक है। शर्मिंदा न हो और माँ को बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। लित ने अपनी माँ की कोमल और सुखदायक आवाज सुनी और थोड़ा शांत हो गया। वो अभी भी शर्मिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसने लाल चेहरे के साथ कहा, ती टिंगली। लिलित ने उसी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, क्या आप इस भावना को कम करने के लिए माँ की मदद चाहते हैं, या आप इसे स्वयं करेंगे जैसे कि कुछ साल पहले माँ ने आपको कैसे समझाया था? लित अब शर्मिंदगी से जल रहा था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे ऐसे क्षण में विकल्प देगी। एक शब्द कहना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था, और अब उसे उसका जवाब देना था। उसने कुछ नहीं कहा और वहीं खड़ा रहा, बात ही नहीं करना चाहता। उसका चेहरा हाथों से ढका हुआ था और वो बगल में देख रहा था। लिलित ने अपने शर्मिंदा बेटे की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, फू फू फू। अगर तुम अब जवाब नहीं दोगे तो माँ तुम्हारी देखभाल कर लेंगी। लित ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया और वहीं खड़ा रहा। लिलित मुस्कुराया, फिर उसके डिक को धीरे से सहलाना शुरू कर दिया। लित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो और अपनी माँ के स्पर्श से उसे करंट लग गया हो। ये बहुत अच्छा लगा। लिलित धीरे से सहलाता रहा और वो उसके लंड को पहले से थोड़ा अधिक धड़कता हुआ महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि वो अब करीब है, इसलिए उसने उसका लंड अपने मुंह में ले लिया। अपनी माँ के मुंह की गर्माहट महसूस करने के बाद लित का तुरंत वीर्यपात हो गया। ओह! वो खुशी से बड़बड़ाया। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग शून्य हो गया और उसके पैर शिथिल हो गए। उसे बहुत अच्छा लगा। लिलित अंदर से बहुत खुश थी। यह उसके बेटे का पहली बार था जब उसने अपने बीज बाहर निकाले थे और उसने उसे उससे ले लिया। उसने कुछ देर उसका स्वाद चखा और फिर उसका वीर्य गटक गई। इसका स्वाद उसकी बेटी के रस की तरह थोड़ा नमकीन और मीठा था। लिलित ने लित को पकड़ रखा था, जो अभी भी अपने कामोन्माद से उबरने की प्रक्रिया में था। उसने उसे अच्छी तरह से धोया और बाथटब में ले गई जहां लूसी थी। जब तक लिलित ने उसे धोना समाप्त किया तब तक लित ठीक हो गया और अपनी माँ के साथ लूसी की ओर चल दिया। वे सभी बाथटब में लेट गए। लित लिलित के आलिंगन में थी और लूसी ने अपना सिर लिलित के कंधे पर रख दिया और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। लिलित ने अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और उसे अपने करीब चिपका लिया। वे कुछ देर वैसे ही रुके रहे और फिर नहाकर बाहर चले गए। लिलित ने उन्हें सुखाया और अपने शयन कक्ष में चली गई। वे शयन कक्ष में पहुंचे और लिलित ने अपने कपड़े जमीन पर गिरा दिए और लित और लूसी के कपड़े भी उतार दिए। फिर वो उन्हें बड़े बॉडी मिरर के सामने ले गई। लित ने अपनी माँ और बहन के सेक्सी शरीर को देखा और लगभग फिर से उत्तेजित हो गया। लित ने खुद को दर्पण में देखा और पाया कि उसकी आंख का स्तर अब उसकी माँ के निपल्स पर था। वो अभी खड़े होकर उन्हें चूस नहीं सका। वो अपनी माँ और बहन के बीच में चला गया और उसे पता चला कि उसका मुंह उसकी बहन के निपल्स तक पहुंच सकता है। उसकी बहन उसकी माँ से थोड़ी छोटी थी।
उसके सुनहरे बाल लंबे थे और उसके कंधे को छूने से बस कुछ इंच छोटे थे। उसने अपनी बहन के फिगर को देखा। उसके सुनहरे बाल लगभग उसके नितंबों तक पहुंच गए थे। वो एक लंबी महिला थी और उसके स्तन बहुत बड़े थे। उसकी माँ की तुलना में थोड़े छोटे और अधिक मजबूत थे और उसका फिगर उसकी माँ की तरह 1 घंटे का चश्मा था। कुल मिलाकर वो उसकी माँ का छोटा और छोटा रूप लग रही थी। उसका चेहरा किसी भी अतिरिक्त चर्बी से रहित था और एकदम सही लग रहा था। लित ने अपनी माँ की ओर देखा और चाहे उसने उसे कितनी ही बार देखा हो, फिर भी वो आश्चर्यचकित रह गया। उसका ओवरग्लास फिगर, उसके बड़े स्तन और उसके बाल जो उसके बड़े और मुलायम नितंब तक पहुँचते थे, बिल्कुल सही थे। मैंने अपनी बहन और माँ को उनकी कमर से गले लगाया और फिर से दर्पण की ओर देखा। इस दुनिया में 13 साल रहने के बाद मुझे अपने इस छोटे से परिवार से बहुत लगाव हो गया है। मेरे लिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें बिस्तर पर रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब मैं उन्हें उनके शरीर के लिए पहले जैसा प्यार नहीं करता। मैं उन्हें परिवार की तरह प्यार करता हूँ और अगर वे मुझसे कहें तो मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे जो देखभाल और प्यार दिखाया और मुझ पर न्योछावर किया, वो अमूल्य है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें इसके लिए भुगतान कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं उन्हें अभी और हमेशा के लिए प्यार और संजोकर रखूंगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। पतली चमड़ी वाली 3 समान दिखने वाली आकृतियां एक दर्पण के सामने नग्न खड़ी थीं। वे साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। एक छोर पर एक चांदी के बाल और बैंगनी आंखों वाली महिला थी जो लगभग 30 के आसपास की लग रही थी और उसके बगल में एक सुंदर युवा लड़का था जो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी युवावस्था में पहुंच रहा हो। युवा लड़के के सुनहरे बाल और बैंगनी आंखें थीं और वो लगभग 30 साल की महिला के बच्चे जैसा दिखता था। बच्चे के बगल में एक महिला थी जो लगभग 20 साल की लग रही थी और उसके भी अन्य 2 की तरह ही चांदी के बाल और बैंगनी आंखें थीं। वो लगभग 30 वर्ष की महिला के युवा संस्करण की तरह लग रही थी। वे क्रमशः लित और लूसी थे। लिलित और लूसी को पता नहीं था कि लित ने उन्हें इस तरह क्यों पकड़ रखा था और दर्पण में उनकी आकृतियों को इतनी गर्मजोशी और प्यार से देख रहा था, लेकिन उन्होंने उसे जैसा चाहे वैसा करने दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसके अपने विचारों से जागने का इंतजार करने लगे। लित को देखकर, जो अभी भी अपनी ही दुनिया में था, लिलित ने आह भरी। उसका लाडला बेटा हमेशा ऐसा ही था। एक बार जब उसने किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो वो अधिक से अधिक सोचने लगता और बिना किसी कारण के एक तिल का तार बना देता। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। मम्मा। लित अपने विचारों की श्रृंखला से उठा और उलझन भरी दृष्टि से लिलित को देखा। तुम फिर से किस बारे में ज्यादा सोच रही हो, प्रिया? लिलित ने मुस्कुराते हुए पूछा। लित ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी माँ का चेहरा धीरे से अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर एक लंबा, गर्म और प्यार भरा चुंबन दिया। लिलित अपने बेटे के अचानक ऐसे हावभाव से आश्चर्यचकित रह गई। लिलित अपने बेटे की बातें सुनकर एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गई, जो उसके लिए प्यार और देखभाल से भरी हुई थी। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई और वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी बच्ची। उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसने अचानक उससे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह चाहता तो उसने ऐसा कर दिया होता। लूसी ने चकित दृष्टि से अपने भाई की ओर देखा। वो आज इतना खुशमिजाज क्यों है? ऐसा नहीं है कि उसने इस पर ध्यान दिया और बस एक क्षण एक विचार आया। लित ने फिर अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और उसका चेहरा अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर वही गर्म और प्यार भरा चुंबन दिया। लूसी, जो अपने विचारों में थी, चौंक गई। फिर भी जब उसे अपने माथे पर अपने प्यारे छोटे भाई का चुंबन महसूस हुआ तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई।
लित ने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बड़ी बहन। लूसी अपने प्यारे छोटे भाई के उसके लिए स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया। वो नीचे झुकी और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। चलो, मैं थक गया हूँ। लित ने उनके हाथ खींचे और उन्हें जल्दी से अपने साथ बिस्तर पर खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि वे उससे कोई सवाल पूछें। क्या वो कहेगा, उसने उन्हें हमेशा संजोने और प्यार करने का मन बना लिया है? बिल्कुल नहीं। वो बहुत घटिया है और वो इतना मोटा नहीं है कि अपनी माँ और बहन को ये बता सके। दोनों महिलाएं जल्द ही फिर से विचलित हो गईं और उनसे कुछ नहीं पूछा और बस मान गईं। वे बिस्तर पर आ गए और लित हमेशा की तरह अपनी माँ और बहन के बीच सो गया। लित ने अपनी माँ को गले लगाया और उनकी ओर मुंह करके सो गया। लूसी ने अपने छोटे भाई और माँ को अपनी बाहों में लपेट लिया और लिलित ने भी ऐसा ही किया, बीच में लित को सैंडविच बना दिया। ये बिल्कुल भी असुविधाजनक नहीं था और फिर वो दुनिया की परवाह किए बिना गहरी नींद में सो गया। अगले दिन लित आधा जगा हुआ था। उसने अपने हाथ इधर उधर घुमाए और उस कोमलता को महसूस किया जिसकी उसे तलाश थी। वो अपना चेहरा करीब लाया और दूध चूसने के लिए निपल्स पर पकड़ लिया। लिलित आधे जागते बेटे को गलत स्तनों से दूध चूसते हुए देखकर हंसी। उसने उसे लूसी के स्तनों से दूर खींच लिया और उसे सही जगह से, यानी उससे दूध चुसवाया। उसने उसकी ओर देखा और उसके बालों को प्यार से सहलाया। यह उसका पसंदीदा काम था। उसे अपने बच्चों को अपना दूध पीते हुए देखना और उनके बालों को सहलाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। लित को खिंचाव महसूस हुआ लेकिन वो इससे जागा नहीं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ। थोड़ी देर बाद वह उठा। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी और उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मामा। और उसके होठों पर चूम लिया। शुभ प्रभात बच्चे, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रभात बड़ी बहन। लित ने लूसी का स्वागत किया और उसके होठों पर एक चुंबन भी दिया। सुप्रभात प्रिया, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिलित को अपने पेट पर एक प्रहार महसूस हुआ और उसने नीचे देखा और पाया कि यह लित की सुबह की लकड़ी थी। वो मुस्कुराई और लित की ओर देखा, नीचे की ओर इशारा किया और चिढ़ाया, अरे स्वीटी, ऐसा लगता है कि हम तीनों के अलावा कोई और भी जाग गया है। लित ने नीचे देखा और पाया कि उसके पास सुबह की लकड़ी थी। अपनी माँ के चिढ़ाने से वह लज्जित महसूस करता था। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। लूसी ने उस ओर देखा जहां उसकी माँ इशारा कर रही थी और जब उसने अपने छोटे भाई की सुबह की लकड़ी देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा जैसे समय बहुत जल्दी बीत गया। उसका छोटा भाई बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। ऐसा लगा मानो कल की ही बात हो जब वे उसे चलना सिखा रहे थे। आह, मेरा प्यारा छोटा भाई इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है, उसने मन में सोचा। लिलित ने अपने शर्मिंदा बेटे की ओर देखा और हंस पड़ी। उसे अपने बच्चों के शर्मिंदा चेहरे देखना अच्छा लगता था। वो साफ देख सकती थी कि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम कैसे चाहती हो कि माँ तुम्हें राहत दे बेबी? क्या आप चाहते हैं कि माँ अपने हाथों, मुंह का उपयोग करें या? लित के कान के पास गई और फुसफुसाए, माँ की बिल्ली। लित अब शर्मिंदगी से जल रहा था, थोड़ी तो शर्म करो माँ। ये केवल 13 वर्षीय छोटा पिशाच है जिससे आप बात कर रहे हैं। उस पर आपका बेटा। लित ने मन ही मन धिक्कारा और अपने पतले होने की किसी भी संभावना से इनकार किया और अपनी माँ को दोषी ठहराया। उसकी माँ निश्चित ही बहुत पागल थी। लित को यह नहीं पता था कि पिशाच आमतौर पर सबसे पागल समूह होते हैं। जब भी और जहाँ भी संभव हो,
वे चीजों को मसालेदार बनाना पसंद करते थे। उनका जीवन काल बहुत लंबा था और इसके अलावा यदि उनके पास उच्च जादुई पदवी थी तो वे अमर थे। वे जहां भी और जब भी संभव हो मनोरंजन खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। लिलिथ 5 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था और उसने लगभग सब कुछ देखा था। वो अनाचारपूर्ण रिश्तों से परिचित थी और ये सब चीजें उसके लिए छोटी बात थीं। वो एक सच्ची भगवान थी। उसने वहां देखने लायक हर चीज देखी थी और अनुभव करने लायक हर चीज का अनुभव किया था, बेशक किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के अलावा। उसे पुरुष पसंद नहीं थे, उसका बेटा एकमात्र अपवाद था। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद उम्र की अवधारणा उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। वो अपने बेटे और बेटी से प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। उनके साथ अनाचारपूर्ण संबंध रखना उनके बच्चों के प्रति अधिक घनिष्ठ और घनिष्ठ होने का एक रूप था। क्या अनाचारपूर्ण संबंध से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा? उत्तर है नहीं। लेकिन अनाचारपूर्ण संबंध होने से वह खुशी से कांप उठेगी क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि उसके बच्चे उससे इतना प्यार करते हैं कि वे ऐसी चीजें करना चाहते हैं और उसके साथ अधिक घनिष्ठ और अंतरंग होना चाहते हैं। ये सोने पर सुहागा जैसा था। उसे ऐसा पूरी तरह से महसूस हुआ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। शैमलेस लिथ इस समय शर्मिंदगी से जल रहा था। उसने अपनी मां लिलिथ को कसकर गले लगाया हुआ था, इतना कसकर कि दूध बाहर निकलने लगा और उसने अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। दूसरी तरफ लूसी, एक पिशाच होने के नाते जिसके पास अत्यधिक इंद्रियां थीं और उसके ऊपर एक राजा रैंक ने अपनी मां की फुसफुसाहट को बहुत स्पष्ट रूप से सुना था। वह भी अपनी मां की बात से शर्मिंदा थी। मां, आप सचमुच अरबों पिशाचों की रानी हैं और दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व हैं। कृपया थोड़ी शर्म करें, लूसी ने मन ही मन सोचा। उसने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि वह भी अपनी मां की तरह बेशर्म है। लिलिथ ने लिथ के गालों को चूमा और बुरी तरह मुस्कुराया और कहा, बेबी, अगर तुम मामा को इतनी कसकर दबाओगे तो ये गलती से अंदर चला जाएगा और तुम मेरा हाथ पकड़कर गलती से अपना कौमार्य खो दोगे, तुम्हें पता है? लूसी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेशर्म, बहुत बेशर्म। वो अंदर से चिल्लाती रही लेकिन बाहर से वो लिथ की तरह ही शर्मिंदगी से गुस्से में थी। उसने उठकर भागने की कोशिश की लेकिन लिलिथ ने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? उसने अपनी बेटी को अपनी जगह पर रखा और लिथ की ओर देखा। उपरोक्त पक्ष, लिथ अब इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, यदि संभव होता तो वह शर्मिंदगी से मर जाता। वो वास्तव में खुद को एक गड्ढे में दफन करना चाहता था और फिर कभी उससे बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसकी मां का बेशर्म स्वभाव उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। वो वास्तव में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो शर्मिंदगी से कांप रहा था। लिलिथ इतनी जोर से हंसी कि उसका एक छोटा सा आंसू बाहर आ गया। वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बच्चों के शर्मिंदा चेहरे उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थे। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और धीरे से लिथ के गालों पर एक चुंबन दिया। उसने लूसी को भी एक चुंबन दिया। उसने धीरे से उनके बालों को सहलाया और उन्हें अपने करीब कर लिया। वो कुछ देर तक उन्हें सहलाती रही। लिथ और लूसी दोनों को अपनी मां का दुलार महसूस होना धीरे धीरे शांत हो गया। उनकी मां के मजाक और अश्लीलता उन जैसी अनुभवहीन कुंवारियों के लिए कुछ ज्यादा ही थी। लिथ अब काफी शांत हो गया। वो सोचने लगा कि आगे क्या करना है। आज या किसी दिन कौमार्य खोए? अगर आज तो फिर कौन? वो अपनी माँ और बहन दोनों से बहुत प्यार करता था और दोनों भी उसकी तरह कुंवारी थीं। हालांकि उनकी माँ के पास इतना होने के बावजूद काफी अनुभव था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना मन बना लिया, माँ ये है। वो भूल गया कि पहले तो वो यही सोच रहा था कि आज कौमार्य खोना है या नहीं।
उसने ऊपर देखा और देखा कि उसकी माँ उसे प्यार से देख रही है। ये औरत, चाहे वो उसे कितना भी चिढ़ाती या मजाक करती, इतने प्यार और देखभाल करने वाले चेहरे के सामने वो पिघल जाता और अंदर से फिर से गर्माहट महसूस करता। उसने उसके चिढ़ाने के कारण उससे नफरत करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसके प्यार भरे चेहरे को देखने के बाद वो एक बात जानता था, वो ये थी कि वह कभी भी उससे नफरत नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। यह महिला वो व्यक्ति थी जो उसकी सबसे अधिक परवाह करती थी और ये तथ्य नहीं बदलेगा। लित का हृदय पिघल गया। उसने आगे बढ़कर धीरे से उसे प्यार से भरा एक प्यार भरा चुंबन दिया। लिलित अपने बेटे की हरकतों से हैरान थी। उसने सोचा था कि वह थोड़ा रूठेगा और फिर वो उसे मना लेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह नहीं जानती थी कि किस बात ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, लेकिन फिर भी उसने उस भावना का प्रतिकार किया और उसे प्यार से चूम लिया। फिर लित ने चुंबन तोड़ दिया और उसके गालों, माथे, आँखों, ठुड्डी को चूमना शुरू कर दिया और नीचे की ओर बढ़ गया। लिलित को नहीं पता था कि उसके अचानक ऐसा करने से क्या हुआ, लेकिन उसने खुशी खुशी उसकी सभी प्रगति का स्वागत किया। वो अपने प्रति उसके प्यार को महसूस कर सकती थी और इससे वो बहुत खुश थी। लूसी ने बगल से अपनी माँ और छोटे भाई को चुंबन करते हुए देखा और फिर अपने छोटे भाई को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा। उसने इसका बुरा नहीं माना और वापस गिरना न चाहते हुए अपनी माँ को चूमने के लिए अंदर चली गई। लिलित ने खुशी खुशी अपनी बेटी की बात स्वीकार कर ली और उसने उसे चूमा। वे एक आवेशपूर्ण चुंबन करने लगे। लित ने उसकी गर्दन को चूमा और उस पर काटा और थोड़ा सा उसका खून चूसा। उसकी ऐसी हरकतों से लिलित थोड़ा उत्तेजित होने लगी। फिर लित ने उसके निपल्स को थोड़ा चूसा और दोनों को काटा और नीचे जाने लगा। लिलित अपने बेटे के होठों को अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी, जो नीचे और नीचे जा रहा था। इसके कारण वह भीगने लगी और अपने गुप्त बगीचे में उसके आगे बढ़ने की अत्यधिक आशा कर रही थी। लिलित ने लूसी को थोड़ा ऊपर किया और उसके मुलायम नितंबों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन्हें मसलना शुरू कर दिया। वो अभी उसे एक आवेशपूर्ण चुंबन दे रही थी और उनकी जीभें आपस में प्रभुत्व के लिए लड़ रही थीं। फिर वो अपना एक हाथ लूसी की चूत की तरफ बढ़ाने लगी। उसने एक हाथ से अपनी चूत को सहलाना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से अपने स्तन को मसलते हुए एक जोशीला चुंबन लेने लगी। लित नीचे गया और अपनी माँ की चूत तक पहुँच गया। उसने इसका आनंद उठाया और यह उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा कामोत्तेजक था। इससे वह जल्दी ही उत्तेजित हो गया। उसने उसकी चूत के होठों पर एक छोटा सा चुंबन दिया। लिलित ने महसूस किया कि उसका बेटा उसके निचले होठों तक पहुंच गया है। उसने अपने पैरों को मोड़ा और उनसे एम आकार बनाया, जिससे लित को उसकी गुलाबी बिल्ली और उसके सुंदर उभरे हुए गुदा छेद का अच्छा दृश्य दिखाई दिया। लित अपने सामने के दृश्य को देखकर बस अपनी माँ को खा जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसकी चूत को जोर जोर से चाटने लगा। वो एक हाथ से उसकी योनि से खेलता था और दूसरे हाथ से उसके स्तन को मसलता था। लूसी ने अपनी माँ से चुंबन तोड़ दिया और जोर जोर से सांस लेने लगी। फिर वो अपनी माँ से लिपट गई और उसके स्तनों से दूध चूसने लगी। उसने अपनी गांठ को ऊपर उठाया और अपने पैरों को थोड़ा फैलाया ताकि उसकी माँ को उस तक बेहतर पहुँच मिल सके और वो अपनी चूत के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सके। लित ने अपनी 2 उंगलियां अपनी माँ की चूत में डाली और अंदर बाहर करने लगा। लित ने उसकी भगनासा को चाटा और चूसा, साथ ही उसमें अपनी उंगलियां भी डालीं। लिलित ने यह महसूस करके थोड़ा विलाप किया कि वो उसकी योनि के साथ खेल रहा है और अपनी उंगलियों को उसकी चूत में डाल रहा है। उसने भी अपनी बेटी की चूत में उंगलियां डाल दी और इधर उधर करने लगी।
लूसी अपनी माँ की उंगली को अपने अंदर महसूस करके थोड़ा सा कराह उठी। ऐसा कुछ मिनट तक चलता रहा। लित ने अपनी उंगलियों को उसकी चूत के अंदर और बाहर जोर जोर से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया, यह महसूस करने के बाद कि उसकी उंगलियों से उसकी मालिश शुरू हो गई है। आ लित के तेज धक्के के बाद लिलित कराह उठी। वो लूसी में तेजी से अपनी उंगलियां घुसाने लगी। महमम आ लूसी कराह उठी और अपनी माँ को महसूस करते हुए उसने अपनी उंगलियां और तेज कर दी। वह अपने स्तनों से उठी, ऊपर गई और माँ ने अपने मुंह में अपने भयंकर नुकीले दांत दिखाए और उसकी गर्दन पर काटा और उसका खून पीना शुरू कर दिया। ओह! लिलित अपनी गर्दन से खून चूसे जाने को महसूस करने के बाद बहुत जोर से कराह उठी। लित ने महसूस किया कि उसके अंदरूनी भाग अधिक से अधिक कांपने लगे हैं, इसलिए उसने अपनी गति और अधिक बढ़ा दी और आक्रामक रूप से उसकी भगनासा को चाटा और चूसा। हाँ स्वीटी, बस ऐसे ही। वो कराह उठी और साथ ही उसने अपनी उंगलियों को लूसी के अंदर बाहर करते हुए अपनी गति बहुत बढ़ा दी। लूसी मेरी गति में अचानक वृद्धि के कारण कराह उठी। बेबी, मर्सी कमिंग है। ओह! लिलित ने कराहते हुए अपनी पीठ झुकाई। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं। ओह! चरमोत्कर्ष के दौरान अपनी माँ की गति अचानक बढ़ जाने के कारण लूसी भी अंत में आ गई और अपनी माँ के साथ आ गई। गल्प गल्प। लित ने अपनी माँ का मीठा और गुलाबी प्रेम रस गटक लिया। उसने बिना कुछ भी बर्बाद किए उन सभी को निगल लिया और उसे चाटकर साफ कर दिया। वह उठा और अपनी माँ और बड़ी बहन की ओर देखा जो अब ठीक होने की प्रक्रिया में थीं और इंतजार कर रही थीं। कुछ देर बाद वे ठीक हो गए। आखिरकार, यह मुख्य चीज का समय था। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियाँ, संपर्क।